हेलो एवरीवन, वेलकम टू पर्ले 11th। सो माय नेम इज शगुन और आपको पता है मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। ठीक है, हमने हाइड्रोकार्बन पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया है, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करा था, जैसे कि आईयूपैक नॉमेनक्लेचर मैंने आपको करवाया था, आइसोमेरिज्म करवाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स करवाया था, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब भी मैंने आपको बताया था। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स मैंने देखे तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मैं खुश हूँ उनसे। ठीक है, एंड जो हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 है, तो यहाँ पे हम ना बेसिकली आपके अब चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और बेंजीन की प्रिपरेशन मेथड्स और केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, एंड एक छोटी सी चीज़ थी जो मुझे डिस्कस करनी थी, जो मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, और उसमें काफ़ी बच्चों ने बोला था कि मैम उन्होंने टर्म 1 के जो चैप्टर्स है इतने अच्छे से नहीं कर रखे हैं, तो मे बी टर्म 2 में उन चैप्टर्स का कहीं ना कहीं यूज़ हो, तो पहले आप टर्म 1 के चैप्टर्स करवा दो। देखो वो तो ना पॉसिबल है नहीं, अभी ऐसा नहीं है कि आपके जो टर्म 1 के चैप्टर्स है वो टर्म 2 में आ रहे हैं, ऐसा तो अपने पास है नहीं। हाँ, कुछ जगह जगह कंसेप्ट्स लगेंगे टर्म 1 के, वो मैं आपको इसी चैप्टर में बता दूंगी। जहाँ पे भी आपके टर्म 1 की चैप्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको इसी चैप्टर में या अपकमिंग चैप्टर्स जो हम करने वाले हैं टर्म 2 के, उसमें मैं आपको बता दूंगी, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बेफिक्र होकर आप ये लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, तो समझने में मेरी तरफ से मेरे को लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे किसी ने हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसे कमेंट सेक्शन में ही हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। हाइड्रोकार्बन पार्ट 2 थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये लेक्चर। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसको हम जल्दी से अच्छे तरीके से वाइंड अप करें, और हाइड्रोकार्बन्स के बाद फिर आपको एक नया चैप्टर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करें हाइड्रोकार्बन्स पार्ट 2, और इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, एक बार ये वाला पार्ट देख लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में, अब हाइड्रोकार्बन्स में मैंने आपको बताया था एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और बेंजीन, दे आर ऑल योर हाइड्रोकार्बन्स, तो उसको सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्केन्स और केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस को डिस्कस करेंगे। फिर केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस को डिस्कस करेंगे। इन दोनों को इक्वली मैंने रखा हुआ है, साइड बाय साइड हम यहाँ पे इनको डिस्कस करने वाले हैं। प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन को भी डिस्कस करेंगे और केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे फटाफट से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। वैसे तो आप जानते होंगे एल्केन्स क्या होता है, एल्कीन्स क्या होता है, एल्काइंस क्या होता है, बट स्टिल मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं, ये सारे आपके क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स आज डिस्कस इन लेक्चर नंबर 1। हाइड्रोकार्बन्स क्या थे? हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए थे। अब हाइड्रोकार्बन्स को हम फर्दर एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और बेंजीन में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्केन्स की। तो एल्केन्स यूजुअली वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन दूसरे वाले कार्बन से सिंगली बॉन्डेड होता है। कार्बन दूसरे वाले कार्बन से सिंगली बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो सबसे छोटा आपका फर्स्ट हाइड्रोकार्बन जो है वो कौन सा है? CH4, जिसमें एक ही आपका कार्बन है। इसको बोलते हैं मिथेन। क्या बोलते हैं इसे? मिथेन बोलते हैं। ठीक है ना, मिथेन बोलते हैं। उसके बाद आपका कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगली बॉन्डेड है, बाकी के हाइड्रोजन आप बैलेंस कर सकते हो। आपको पता है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, अब इसने एक ही बॉन्ड बना रखे तो 3 बॉन्ड्स, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होंगे, जिसको मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिख सकती हूँ? C2H6 करके लिख सकती हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक एल्केन है, वर्ड रूट इथ हो जाएगा, और आपको पता है जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कार्बन के बीच में तो हम सफिक्स क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपका कार्बन 3 कार्बन की चेन बनाए और सिंगली बॉन्डेड हो, तो ये भी आपका एक एल्केन है। हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन ऊपर और दूसरा हाइड्रोजन नीचे। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। C3H8 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका नाम क्या बोलोगे? इसका नाम प्रोपेन है। ठीक है ना, आगे चले 2-3 और ले लेते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 4 कार्बन तक अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और ये CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10। H10 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। तो ये सारे आपके जहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, ये सारे क्या होते हैं? आपके एल्केन्स होते हैं। इसको जनरलाइज करके आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना? C1H4, C2H6, इथेन के लिए, मीथेन के लिए C1H4, प्रोपेन के लिए C3H8, C4H10। जब आप इसको जनरलाइज करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्केन का किस तरीके से बनता है? CnH2n
+2 CnH2n+2 चेक कर सकते हो, जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 अप टू जो मेनी जितने भी कार्बन है आपके उतनी आपकी n की वैल्यू हो सकती है। जब आपने n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करी तो C1 हुआ और H2n+2 मतलब 2 + 2 4 हुआ, CH4 बन जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू 2 पुट करो तो C2 हुआ और 2 2 4 + 2 6 C2H6 हो जाएगा। इसकी में n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो C3 हुआ और 3 2 6 + 2 8 मिल जाएगा, H8 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो एक एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। क्लियर हुआ? चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं आपकी एल्कीन्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर हो रहा है ना सबको? इसी तरीके से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब एल्कीन्स को अगर हम डिस्कस करें, फटाफट से देख लेते हैं एल्कीन्स। तो एल्कीन्स में मिनिमम 2 कार्बन आपके होने चाहिए, क्योंकि एल्कीन्स वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मिनिमम एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। सो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के लिए मिनिमम 2 कार्बन चाहिए। तो आपका इसको बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन्स को तो C2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 बन जाएगा। इसको अगर हम बोले तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथ वर्ड रूट हो जाएगा, क्योंकि 2 कार्बन है और ईन लगा देते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इथीन इसका नाम हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आप चाहो तो सिंगल बॉन्ड ले सकते हो, बट एक मिनिमम डबल बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 बनेगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ये भी क्या है, एक एल्कीन है। इसके बाद अगर आप 4 कार्बन्स का लेते हो तो यहाँ पे इस तरीके से आप 4 कार्बन्स की भी चेन ले सकते हो। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H8 ब्यूटीन इसे आप बोल सकते हो, और ब्यूटोइन भी बना सकते हो, जो आपस में पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, जो हमने करा था लास्ट क्लास में। तो इसको जब आप जनरलाइज करते हो, किस तरीके से जनरलाइज कर सकते हो, CnH2n इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ योर एल्कीन। एल्कीन में जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक प्रेजेंट होगा वो एल्कीन होगा, और ये CnH2n इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जहाँ पे n वैल्यू में आप 2 पुट करोगे तो ये 2 2 4 हो जाएगा, C2H4 मिल जाएगा। 3 पुट करोगे 3 × 2 H कितना हो जाएगा, 3 2 6 तो C3H6 बन जाएगा। ऐसे ही C4H8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका हो गया, एल्कीन का हो गया। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n। और अगर हम बात करें आपके इथाइन में या फिर नॉर्मल एल्काइंस की अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो एल्काइंस में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। अगेन 2 कार्बन तो आपको मिनिमम चाहिए ही ना, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप लिख देंगे। आप हाइड्रोजन्स को बैलेंस कर लेना, कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा या 4 से कम नहीं होनी चाहिए। तो C2H2 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा, आपके सबसे छोटा एल्काइन जो प्रेजेंट है दैट इज C2H2, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। लगाने को आप 3 कार्बन्स भी लगा सकते हो, बट मिनिमम आपको एक कार्बन ऐसा चाहिए जो दूसरे वाले कार्बन से ट्रिपली बॉन्डेड हो। अब बीच वाले कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन आएगा नहीं, इसके पास 4 के 4 बॉन्ड्स क्या है, कंप्लीटेड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H4। ऐसे आप जनरलाइज करोगे तो यहाँ से एल्काइन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 होता है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो इस तरीके से भी समझ सकते हो कि इथेन की बात करें, अगर हम इथेन की बात करें और इथाइन की बात करें तो इन सब में क्या हो रहा है, इथेन से इथीन पे जा रहे हैं और इथीन से इथाइन पे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे यहाँ पे ना, देखो CH3 अब आपको एक डबल बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, 2 कार्बन के पास 2 वैकेंसीज आ जाएंगे और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो तो 2 हाइड्रोजन कम है ना। अब यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो तो अगेन एक और डबल बॉन्ड चाहिए आपको, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इसका कम कर दो तो आपको इथाइन मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और कम है ना। सो अगर एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 है तो इसमें से 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो CnH2n एल्कीन का बन जाएगा। इसमें से भी 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो CnH2n-2 आपके एल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाता है। तो ये सारे आपके क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। और ये जो सीरीज है, इन सीरीज को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज आपकी ये बोली जाती है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन
ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरीके से ये सारी क्या है, होमोलोगस सीरीज है आपके एल्केन की। आई होप इट्स वेरी क्लियर। इसको फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, नोट करिए इसको फटाफट से। ओके तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे अब ना प्रिपरेशन मेथड्स हम करने वाले हैं। एक चीज़ छोटी सी और मैं बताना चाहती हूँ आपको। आपके जो एल्केन्स हैं, एल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। एल्केन्स को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स बोले जाते हैं, ठीक है। एल्केन्स में सारे ही कार्बन क्या होते हैं, सिंगली बॉन्डेड होते हैं, तो ये सारे आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। वेराज अगर हम बात करें एल्केन्स और एल्काइंस में, क्योंकि यहाँ पे एल्केन्स में आपका कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड आ जाता है, एल्काइंस में भी अगर हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच में 2 पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये आपके क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। इनफैक्ट आपका बेंजीन भी क्या है, एक अनसैचुरेटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये आपके क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड्स जहाँ पे होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो एल्केन्स जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अलग तरीके से इसकी केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती है। एल्केन्स और एल्काइंस की बात करें तो आपके सिमिलर आपकी केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं, और दोनों की केमिकल रिएक्शंस इसलिए मैंने इकट्ठी करवानी है आपको, अलग अलग नहीं करेंगे। एल्कीन्स और एल्काइंस को एक ही कैटेगरी में पढ़ेंगे और एल्केन्स को अलग से पढ़ेंगे, और फिर बेंजीन क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसको अलग से पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम एल्केन्स को सबसे पहले देखेंगे, फिर एल्कीन्स और एल्काइंस भी देखेंगे, और फिर हम बेंजीन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और तीनों में एक ही चीज़ हमें करनी है, सबसे पहले उनकी प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे, सबसे पहले उनकी प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे और दूसरी उनकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। बस इतना ही हमें सब में करना है और हमारा चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें तीनों कैटेगरी के लिए देखनी है। क्लियर हुआ? चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करें आपके एल्केन्स की। तो एल्केन्स की प्रिपरेशन हम किससे करेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से करेंगे। मतलब एल्केन्स को आपको प्रिपेयर करना है, ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है। तो एल्केन्स से भी आप एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। और एल्काइंस भी आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, एल्काइंस से भी आप एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो एल्केन्स होता है उनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। और एल्कीन्स या एल्काइंस में आपका हाइड्रोजन्स कम होते हैं। अगर एल्कीन है तो 2 हाइड्रोजन कम होंगे, एल्काइन होंगे तो 4 हाइड्रोजन एल्केन से कम होंगे। तो एल्केन्स में हाइड्रोजन ज़्यादा है, एल्कीन्स में हाइड्रोजन कम है, आप जानते हो, ठीक है। लेकिन अगर हम एल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन कर दे, H2 का एडिशन कर दे, तो आपको नहीं लगता ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली एल्काइन में भी आप हाइड्रोजन का एडिशन कर देते हो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का एडिशन कर देते हो, तो वो आपके एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्कीन्स या फिर एल्काइंस में अगर आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं, अगर आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, एल्केन्स मिल जाता है। तो ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अगर आप इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, एल्केन्स मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट आपका यूज होता है। कैटलिस्ट यूजुअली आपके यहाँ पे या तो निकल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट यूज होंगे। निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट यूज होते हैं। और निकल के बारे में आप यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हो कि जब आपके पास निकल कैटलिस्ट यूज होता है, जब आप निकल एज अ मेटल कैटलिस्ट को यूज़ करते हो, तो यूजुअली हाइड्रोजनेशन जो है हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर पे होती है। यूजुअली जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, इसको पूरा लिख लेना, रिक्वायर्स बिट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन, ठीक है। सिर्फ निकल के साथ थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन चाहिए होता है, बाकी वो कैटलिस्ट का काम करता है। प्लैटिनम पैलेडियम को हम यूजुअली अवॉइड करते हैं क्योंकि ये कैटलिस्ट जो है महंगे होते हैं, ठीक है, कॉस्टली मेटल्स होते हैं, कॉस्टली कैटलिस्ट होते हैं। तो निकल के साथ आप हाइड्रोजन का एडिशन कर सकते हो, जहाँ पे निकल क्या करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा, और थोड़ा सा एलिवेटेड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये ना आपका कुछ, मैंने इस वीडियो में बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है, कंटेंट का मतलब रिटन मटेरियल डाला हुआ है, ठीक है। वो आप अपने आप से करेंगे, PDF नोट आपको मिल ही जाती है। और ज़्यादा जो कंटेंट है सारा आपका ऑलमोस्ट NCERT से, तो आप NCERT को एक बार गो थ्रू कर लेना, बट जो भी लिखा हुआ है मैं आपको वर्बली समझा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो,
जो डाई हाइड्रोजन गैस है H2 गैस का एडिशन आप करते हो एल्कीन्स में या फिर एल्काइंस में, ये दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम या फिर निकल, ठीक है। ये आपका एल्केन फॉर्म कर देता है और हाइड्रोजन का एडिशन रिएक्शन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलता है, ठीक है। और ये रिएक्शन होती कैसे, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो आपके कैटलिस्ट होते हैं, सपोज करो क्या होता है यहाँ पे मैकेनिज्म में आप देख सकते हो, या फिर पहले आपको मैं केमिकल रिएक्शन लिख के बता देती हूँ कि आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये एक एल्कीन है और इसमें मैंने क्या करा, H2 का एडिशन करा इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जहाँ पे आप निकल भी ले सकते हो या फिर प्लैटिनम भी ले सकते हो या फिर पैलेडियम भी ले सकते हो। तो इसमें क्या होने वाला है, ध्यान से देखेंगे, आपने क्या करना है, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब इसके पास 3 बॉन्ड जाएगा, इसके पास 3 बॉन्ड जाएगा, तो इसको पूरे करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, कौन से, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस तरीके से ब्रेक करके ऐड हो जाएगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, तो आपको यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होते ही ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब इसके पास कार्बन के पास सिर्फ 3 ही बॉन्ड रहेगा, तो एक हाइड्रोजन इसको दे दो और दूसरा हाइड्रोजन इसको दे दो, तो हाइड्रोजन का एडिशन रिएक्शन हुआ, ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। एक इथीन से क्या कर लिया है, एक इथेन बना लिया है, क्लियर हुआ। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो अल्काइन से CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन ज़्यादा डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम विच एवर यू टेक, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन दिया होता है। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड अगर आप ब्रेक करते हो, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे पहले कार्बन के पास वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी, CH डबल बॉन्ड CH रह जाएगा। अब आपने हाइड्रोजन कंप्लीट करना है, तो ये H2 मॉलिक्यूल में एक मोल टूटेगा और एक HH जाके इधर ऐड हो जाएगा। अब क्या हो सकता है, ये पाई बॉन्ड सेकेंड वाला भी ब्रेक कर सकता है। जब ये पाई बॉन्ड सेकेंड वाला ब्रेक करेगा तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो गया, एक वैकेंसी और आएगी, तो यहाँ पे आपके दूसरा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आपके कैटलिस्ट है, जैसे अगर हम बात करें निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम डाला आपने इथाइन में, तो वो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन दिखाता है। यहाँ तक अगर रिएक्शन रुकती तो इसे हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। इन केस ऑफ एल्काइंस, अगर आपकी जो हाइड्रोजनेशन है वो एल्कीन तक रुक जाती तो इसे क्या बोलते हैं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसे, ठीक है। और अगर आपके पास ये पूरा आगे तक जा रहा है, इसे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्लियर हुआ। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में सारे ही पाई बॉन्ड्स ब्रेक करके जितनी भी वैकेंसीज क्रिएट हुई, जैसे आपने इसके 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक करे तो इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन ऐड कर देना, आपको एल्केन मिल जाएगा। जितने पाई बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हो कार्बन कार्बन के बीच में, उतने ही हाइड्रोजन आपको ऐड करने हैं। इसमें एक पाई बॉन्ड इसका ब्रेक करा और इसका भी तो एक पाई बॉन्ड था, तो एक हाइड्रोजन एडिशन कर देना, तो आपको एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। और पार्शियल हाइड्रोजनेशन हम एल्कीन्स की प्रिपरेशन में भी देखेंगे। हम यहाँ पे आपका पॉइजन कैटलिस्ट लेते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट यहाँ पे अगर आपको कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करनी है एल्कीन में, तो अगेन आप H2 लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपको कंप्लीट हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट मिलता है। तो एल्केन्स आपकी एल्केन्स भी एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाती है और एल्काइंस भी एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लियर हुआ। तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है जहाँ पे आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से या फिर उसमें हाइड्रोजनेशन करके क्या कर दिया, आपने एल्केन्स की प्रिपरेशन कर ली। सिमिलरली आपकी कुछ एनसीईआरटीज में केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं। ये इथीन है, आपने H2 का एडिशन करा निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम कैटलिस्ट में, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना, इसको हाइड्रोजन दोगे तो ये CH2 से CH3 बन जाएगा और ये CH3 बन जाएगा, तो इथेन का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ये प्रोपेन है, आपने हाइड्रोजन का एडिशन करना है, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, तो CH3 CH2 CH3 बन जाएगा, आपको प्रोपेन मिल जाएगा। अब आपके पास प्रोपाइन है, तो ये 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक करना है। जब 2 पाई बॉन्ड्स ब्रेक करोगे तो इसको भी 2 हाइड्रोजन दोगे, इसको भी 2 हाइड्रोजन दोगे, तो इस तरीके से CH3 CH2 CH2 आपको CH3 आपको प्रोपेन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। अब जो सेकेंड केमिकल प्रिपरेशन जो प्रिपरेशन मेथड है आपके एल्केन्स की, वो आपके एल्काइल हैलाइड से है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड जैसे कि अब मैं बात करूँ, एल्काइल हैलाइड्स क्या होता है, अगर आपका कोई भी आपका मीथेन है, ठीक है, या फिर कोई भी एल्केन है, अगर आप उसमें से हाइड्रोजन हटा के कोई हैलोजन ग्रुप लगा देते हो, हैलोजन का मतलब है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या फिर कोई आयोडीन है, तो एल्केन्स में से जब आप हाइड्रोजन हटाते हो, कोई हैलोजन ग्रुप लगा देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, हैलो एल्केन मिल जाता है। तो ये आपके हैलो एल्केन्स को ही हम क्या कॉमनली एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, जहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाने के बाद आपको एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हटाने के बाद कोई हैलोजन ग्रुप लगाओ
तो ये हैलो एल्केन बनता है और हैलो एल्केन को ही हम कॉमन लैंग्वेज में एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो एल्काइल हैलाइड से कैसे करना है वापस से एल्केन को प्रिपेयर, तो यहाँ पे अगेन रिडक्शन रिएक्शन होती है। आप क्या करते हैं, जो आपका एल्काइल हैलाइड है, ये आपका एल्काइल हैलाइड है, इसे हम इसे हम मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, बट आईयूपैक नेम इसका क्लोरोमीथेन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है, H2 डालना है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिडिक मीडियम में आपको जिंक कैटलिस्ट डालना है, H2 डालना है। अब क्या होता है यहाँ पे, तो H2 का मतलब H और H है ना, H2 इस तरीके से दिखा सकते हो, और यहाँ पे कार्बन और Cl का बॉन्ड है। तो कार्बन और Cl के बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन इधर भेजना है और एक हाइड्रोजन इधर भेजना है, तो यहाँ से आपको CH4 मिल जाएगा और HCl का फॉर्मेशन होता हुआ दिख जाएगा। तो एक एल्काइल हैलाइड से आपने बना लिया ना क्या, एल्केन की प्रिपरेशन कर ली, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बात करते हैं इसकी, तो इसमें आप देखो क्लोरोइथेन है, H2 का एडिशन करना है, तो आपने क्या करना है, H और H बॉन्ड को क्लीव करना है, H कार्बन और Cl बॉन्ड को क्लीव करना है, एक हाइड्रोजन इसको दो, एक हाइड्रोजन इसको दो, तो C2H5 से C2H6 बन जाएगा, दिस इज योर इथेन, और HCl निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 क्लोरोइथेन है, बस यहाँ पे आपको ये वाला कार्बन और Cl बॉन्ड को क्लीव करना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है, तो ये CH3 CH2 CH3 बन जाएगा और आपका HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपने एल्काइल हैलाइड से भी बना लिया एल्केन्स। आपको यहाँ पे रिएजेंट्स याद रखने हैं। एल्काइल हैलाइड से अगर आप क्या बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, एल्केन्स बना रहे हैं, तो आपको हाइड्रोजन की एडिशन करने इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और वो भी आपका एसिडिक मीडियम में होना चाहिए। तो ये आपको कैटलिस्ट और ये रिएजेंट्स आपको याद करने हैं। जब हमने एल्केन्स में करा तो हाइड्रोजन को निकल प्लैटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में करा था, क्लियर हुआ। इसके बाद एल्काइल हैलाइड से या तो आप इस तरीके से रिडक्शन रिएक्शन करवा के एल्केन्स की प्रिपरेशन करवा सकते हो, या फिर ये सेकेंड मेथड है, एल्काइल हैलाइड्स में वुड रिएक्शन परफॉर्म करवा सकते हो, यहाँ से भी एल्केन मिलेगा। बट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल एल्कीन, इवन नंबर ऑफ कार्बन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। जो प्रिपरेशन मेथड आप यूज करते हो, वुड्स प्रिपरेशन मेथड टू प्रिपेयर योर एल्केन्स फ्रॉम योर एल्काइल हैलाइड्स, यहाँ पे आपका सिमेट्रिकल या फिर आप बोल सकते हो इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन्स की प्रिपरेशन यूजुअली देखी जाती है। अब वो रिएक्शन में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड्स ही होता है। सपोज करो मेरे पास CH3Br है, ठीक है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल मैंने ये वाला लिया, और यहाँ पे ना मैंने क्या लिया, 2 मोल्स ऑफ सोडियम लिए, और एक और मोल ऑफ CH3Br मैंने ले लिया। एक और मोल क्या ले लिया, CH3Br मैंने ले लिया, और इसको ना ईथर सॉल्वेंट में, इथीरियल सॉल्वेंट में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्राई ईथर सॉल्वेंट में आप इसकी एज अ सॉल्वेंट इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से एल्केन की प्रिपरेशन होगी, देखो ये भी एल्काइल हैलाइड है और ये भी एल्काइल हैलाइड है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 2NaBr को निकाल देना है, 2NaBr को निकाल देना, एक CH3 बचा और ये CH3 बचा, दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaBr निकलते हुए दिखेंगे। तो आपने क्या करा, एक मिथाइल ब्रोमाइड से क्या बना दिया, इथेन की प्रिपरेशन कर दी। तो एल्काइल हैलाइड से किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, आप यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन्स ही बना सकते हो। यहाँ पे 2 कार्बन इवन नंबर ऑफ कार्बन वाले एल्केन्स बने हैं। अगर आप ये लेते हो, सपोज करो मेरे पास है CH3 CH2Br, है ना, चलो ऑड नंबर से भी आपने देखा, ऑड नंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड से भी इवन नंबर वाला कार्बन मिलेगा, और इवन नंबर वाले एल्काइल हैलाइड से भी आप देखना इवन नंबर ऑफ कार्बन ही यहाँ पे मिलेगा। तो पॉइंट इज, जो आपने एल्काइल हैलाइड यहाँ पे लिया है वही एल्काइल हैलाइड आप यहाँ पे रिपीट करोगे तो सबसे अच्छा अमाउंट या प्रोडक्ट मिलेगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। जब आप इसमें रिएक्शन करा रहे हो इथाइल ब्रोमाइड की, तो यहाँ पे भी इथाइल ब्रोमाइड लेना, यहाँ से 2NaBr निकाल देना, CH3 CH2 इस CH2 CH3 से जुड़ जाएंगे, और आपको फिर से क्या मिल जाएगा, एक इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला एल्केन, दैट इज ब्यूटेन मिल जाएगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मुझे प्रोपेन बनाना हो, मैंने आपका एल्काइल हैलाइड लिया, मिथाइल ब्रोमाइड लिया, तो मुझे इथेन मिल गया। इसके बाद वाला सीरीज लिया, कौन सा लिया, इथाइल ब्रोमाइड लिया, तो मुझे ब्यूटेन मिल गया। हाउ डू आई गेट प्रोपेन, मुझे बीच में प्रोपेन चाहिए, मैं कैसे बनाऊं, तो प्रोपेन यहाँ पे यूजुअली हम इस मेथड से नहीं बनाते। प्रोपेन बनाने के लिए हम आपका नॉर्मल रिडक्शन प्रोसेस यूज करते हैं, जहाँ पे CH3 CH2Br को आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H पॉजिटिव मीडियम में आप यूज करते हो। इसको ब्रेक करो, एक हाइड्रोजन इसको दो, ये CH3 CH2 CH3 बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा और HBr रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे यूजुअली जो आपकी वो रिएक्शन है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन्स को बनाने के लिए, कार्बन
एल्केन को बनाने के लिए यूज करी जाती है, ठीक है। नाउ एक चीज छोटी सी और मेरे को बतानी थी, ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाए जाते, क्योंकि अगर आप ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले कंपाउंड बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स लेने पड़ेंगे। सपोज करो मेरे पास CH3Br है ना, अब इसकी रिएक्शन मुझे फिर ऑड कार्बन बनाने हैं, तो इसकी रिएक्शन के लिए मुझे 2 कार्बन और वाला कंपाउंड चाहिए। 2 कार्बन मतलब मुझे ये वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा, ये वाला कंपाउंड लेना पड़ेगा, और इसको फिर मुझे यहाँ पे प्रोपेन मिल जाएगा। बट यूजुअली हम नहीं बनाते क्योंकि अमाउंट बहुत कम बनता है। देखो जब आपने ये लिया तो आपके पास ये 2NaBr निकल जाएगा, तो CH3 CH2 CH3 प्रोपेन तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे अनडाउटेडली प्रोपेन मिल जाएगा, बट वेरी लो परसेंटेज, अमाउंट इसका बहुत कम मिलता है, ठीक है, अमाउंट इसका बहुत कम मिलता है, और दूसरा इसको सेपरेट करने में दिक्कत होती है। द रीजन बिहाइंड दैट इज, अगर आपने 1 मोल ऑफ CH3Br लिया, 1 मोल का मतलब समझ लो इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Br होंगे, तो यहाँ पे 6.02 10⁻23 में से सपोज करो आधे मॉलिक्यूल्स ने इस इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करा, जो बचे हुए आधे मॉलिक्यूल्स है वो अपने साथ भी तो रिएक्ट कर सकते हैं, सोडियम उतने ही आपके मॉलिक्यूल एटम्स होंगे, आधे मॉलिक्यूल्स अपने साथ भी तो रिएक्ट कर सकते हैं। जब आधे मॉलिक्यूल्स अपने साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोपेन के साथ साथ इथेन भी मिलेगा। सिमिलरली अगर हम बात करें आधे मॉलिक्यूल्स इथाइल ब्रोमाइड के अपने साथ भी तो रिएक्ट कर सकते हैं, अपने साथ भी तो रिएक्ट कर सकते हैं, तो CH3 CH2Br आपका है, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ सोडियम है और आपने Br यहाँ पे लिया और यहाँ पे CH2 CH3 आपने लगा दिया। तो आधे मॉलिक्यूल्स ये आपके सेल्फ रिएक्शंस है। आप जब 2 तरीके के एल्काइल हैलाइड लेते हो, एक तो क्रॉस रिएक्शन हो सकती है, क्रॉस रिएक्शन से आपको ऑड कार्बन मिल जाएंगे, बट इनके अंदर सेल्फ रिएक्शन भी हो सकती है। इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ब्यूटेन भी मिल जाएगा। तो प्रोपेन बनाने चले थे, बट यहाँ पे तो आपको मिक्सचर ऑफ एल्केन्स मिल जाएगा, और मिक्सचर ऑफ एल्केन्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। एल्केन्स को सेपरेशन, इन सबकी सेपरेशन भी तो करोगे क्योंकि अपने को तो सिर्फ प्रोपेन चाहिए, तो सेपरेशन इज डिफिकल्ट, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं, एक्स्ट्रा टाइम लगता है, एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है, सारी चीज़ें होती है। तो हम ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स को अगर हमें बनाना है तो हम बेटर है कि ये रिडक्शन प्रोसेस को यूज़ करें। वो रिएक्शन के लिए अगर इवन नंबर या सिमेट्रिकल आपके एल्केन्स बनने हैं तो वो रिएक्शन को उसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ये दोनों केमिकल रिएक्शन आपके NCERT में दी हुई है, आपको कुछ भी नहीं करना, एल्काइल हैलाइड लेना है, दूसरा भी एल्काइल हैलाइड सेम वाला लेना है, उसको सोडियम के साथ मिक्स कर देना, 2 NaBr आपको निकाल देना, दोनों को ज्वाइन कर देना, आपके पास क्या मिल जाएगा, एल्केन मिल जाएगा। आई होप इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर ही सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपकी थर्ड केमिकल रिएक्शन है। देखो मैं फिर से रिकैप करवा रही हूँ। सबसे पहले हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से किसको प्रिपेयर करा, एल्केन्स को प्रिपेयर करा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमने क्या डाल दिया था, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम निकल और पैलेडियम डाला था, तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन भी उनमें हो रही थी, सारे पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करके आपको हाइड्रोजन एडिशन करनी थी। ये फर्स्ट केमिकल रिएक्शन होगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन्स को प्रिपेयर करने की प्रिपरेशन मेथड होगी। सेकेंड जो था एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में हमने 2 रिएक्शन देखी, एक वुड्स रिएक्शन हमने देखी और दूसरी आपकी नॉर्मल रिडक्शन रिएक्शन जिसमें आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड एसिडिक मीडियम में आप वो डालते हो, ठीक है, तो वो हमने देख लिया। अब जो थर्ड केमिकल रिएक्शन है, थर्ड आपकी प्रिपरेशन मेथड है एल्केन्स की, उसमें हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है क्या, आपके एल्केन्स। तो यहाँ पे कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। बट सबसे पहले यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरीके से आप एल्केन्स को प्रिपेयर करवा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। और इस रिएक्शन में इसे हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो हम एक वर्ड समझने, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सपोज करो अगर मेरे पास एसिटिक एसिड है तो और इसमें मैंने क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया। तो एसिटिक एसिड में NaOH डाला तो आपको पता है एसिटिक एसिड इज अ सोर्स ऑफ CH3CO- H positive, Na positive is NaOH is a source of Na positive and OH minus. OH minus H पॉजिटिव को ले जाएगा, वाटर का फॉर्म करेगा और यहाँ पे आपको CH3CO- Na पॉजिटिव, इसे क्या बोलेंगे, दिस इज अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स को
बेस के साथ रिएक्ट करते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलते हैं। तो जब आपको एल्केन्स की प्रिपरेशन करनी है तो आपको ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवानी पड़ेगी। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब इस CO2 को हटाना पड़ेगा, इस CO2 को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। किस तरीके से होता है? तो आपके पास जैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे हम सोडियम इथेनोएट भी बोलते हैं। इसके अंदर आपको रिएजेंट याद रखना पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप डालते हो और कैल्शियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट आप करते हो। तो यहाँ से Na2CO3 बाहर निकलता है। ये Na2 हो गया, ये 2 Na और ये 3 CO। तो Na2CO3 बाहर निकल गया, CH3 को हाइड्रोजन दे दो तो मीथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। हीट के प्रेजेंस में और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होती है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और एक बात याद रखना, रिएक्टेंट में जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स है, रिएक्टेंट में कार्बन्स कितने हैं? 2 कार्बन है। तो डिकार्बोक्सिलेशन होने के बाद C तो निकल जाएगा, CO2 वगैरह के फॉर्म में निकल जाएगा, Na2CO3 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन जब आप करते हो तो प्रोडक्ट में रिएक्टेंट से एक कम कार्बन मिलता है, क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन कर ली ना, C तो निकाल ही दिया। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ओके, तो ये क्वेश्चन है आपका, फटाफट से आप मुझे यहाँ पे बताओगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। कौन सा सोडियम सॉल्ट आपको लेना चाहिए? सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड इज नीडेड टू प्रिपेयर योर प्रोपेट, और आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख के बतानी है। क्या क्वेश्चन पूछा है? अपने को प्रोपेन बनाना है और आपको डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करनी है, और आपसे पूछा है कि जब आप डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करोगे कैल्शियम ऑक्साइड और हीट की प्रेजेंस में, और यहाँ पे आप NaOH लोगे, तो यहाँ पे आप कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लोगे, सो दैट आपको यहाँ पे प्रोपेन मिल जाए और Na2CO3 बाहर निकल जाए। तो जैसे कि मैंने बोला कि प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो कितने हैं? प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं? 3। तो रिएक्टेंट में इससे एक ज़्यादा वाला कार्बन लेना पड़ेगा, मतलब ब्यूटेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना पड़ेगा, है ना। ब्यूटेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें ये डाल देते हो CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस Na पॉजिटिव आपने डाला, तो इस केस में Na2CO3 इस तरीके से निकलेगा, Na2CO3 इस तरीके से निकलेगा। ये CH2 के साथ ये हाइड्रोजन जाके लग जाएगा और प्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो और यही आपकी क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो आंसर क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड इज रिक्वायर्ड। सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर योर प्रोपेन। क्लियर है? रिएक्टेंट में जितने कार्बन है, प्रोडक्ट में एक कम कार्बन आपका बन के आता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसके बाद एक और केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से क्या बना सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? एल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इस केमिकल रिएक्शन का नाम है कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। मैं फटाफट से आपको मैकेनिज्म बता देती हूँ, और फिर ना यहाँ पे आपको आगे चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जो बाकी तो ये ज़्यादा आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में क्लास 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर, बट कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो प्रोसेस होता है उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं, और यूजुअली यहाँ पे आपके एनोड प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका कैथोड प्रेजेंट होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है हमेशा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होती है हमेशा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन्स ना मूव करते हैं, और आपकी मतलब बैटरी लगी होती है अच्छे से, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलते हैं, मूव करते हैं, और एक सर्किट यहाँ पे बन जाता है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरीके से दिखता है? एक ऐसे बीकर होता है, यहाँ पे आपने ना मेटल प्लेट्स लगाई होती है। लेफ्ट साइड पे हमेशा क्या प्रेजेंट होगा? एनोड प्रेजेंट होगा, और ऐसे ही एक मेटल प्लेट यहाँ पे प्रेजेंट होगी। राइट साइड में क्या प्रेजेंट होगा? कैथोड प्रेजेंट होगा हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। और इन दोनों मेटल प्लेट्स को ज्वाइन करेगा कौन? एक बैटरी ज्वाइन करेगा। एनोड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा होता है, कैथोड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा होता है, और बीच में आपका क्या डाला जाता है? सॉल्यूशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। क्या डाला जाता है? इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सोडियम सॉल्ट ऑफ CH3CO
हमें इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है सोडियम इथेनोएट की। तो यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड हमने यहाँ पे डाल दिया। ऑब्वियसली आपके आयंस ना एक्वस मीडियम में होंगे, तो H पॉजिटिव और OH माइनस भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वाटर के H पॉजिटिव और OH माइनस भी प्रेजेंट होंगे, तभी तो यहाँ आयनाइज फॉर्म में रहेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल से आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। बीच में आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, CH3CO माइनस के भी आयंस यहाँ पे होने वाले, ठीक है, CH3CO माइनस के भी आयंस प्रेजेंट होने वाले, Na पॉजिटिव के भी आयंस प्रेजेंट होने चाहिए, और वाटर में अगर आप देखो तो H पॉजिटिव और OH माइनस के आयंस भी यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। अब जैसे ही आपने बैटरी को ऑन करा तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को कौन नेगेटिव चार्ज पे कौन जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा, ये केटायंस रश करेंगे, नेगेटिव चार्ज पे ये केटायंस रश करेंगे। तो इसमें अगर आप देखो, दिस इज कैथोड, कैथोड इज बेसिकली दैट इलेक्ट्रोड वेयर केटायंस गेट अट्रैक्टेड, वेयर केटायंस गेट अट्रैक्टेड, ठीक है, वो वाला इलेक्ट्रॉन जहाँ पे केटायंस आते हैं उनको इसको कैथोड बोलते हैं। और इस पे कैथोड क्यों है, ये कैथोड क्यों है, क्योंकि केटायन पॉजिटिवली चार्ज आयन केटायंस इसके ऊपर रश करे तो ये कैथोड बन जाता है। कैथोड मतलब केटायनिक इलेक्ट्रोड, जहाँ पे केटायन जाके रश करे उसे हम कैथोड बोलते हैं। और ये रश क्यों करें, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। और जो इलेक्ट्रोड जहाँ पे एनायंस रश करते हैं, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो एनायंस इस डायरेक्शन में रश करेंगे, तो दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड जहाँ पे एनायंस रश करके आएंगे, एनायंस ऑन द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड, ठीक है। अब यहाँ पे ना स्पीड पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होते हैं जो हम आगे ही डिस्कस करेंगे, बट आप यहाँ पे देखो CH3CO माइनस और OH माइनस में से सबसे पहले यहाँ पे CH3CO माइनस जीत जाता है, ठीक है। Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से यहाँ पे सबसे पहले H पॉजिटिव चला जाता है, क्लियर है। तो एनोड पे कौन पहुंच गया सबसे पहले, ये रिडक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, बट फिलहाल के लिए इतना समझो कि CH3CO माइनस और OH माइनस में से CH3CO माइनस जी जाता है, वो एनोड पे चला जाता है। एनोड पे मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे HCl है, H और Cl के बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड को आप क्लीव करते तो Cl के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, तो 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही तो नेगेटिव बना रहे। तो यहाँ पे CH3CO माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर अपने लोन पेयर जो है वो तो ठीक है, बट एक नेगेटिव चार्ज मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और एनोड का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे आप CH3C डबल बॉन्ड O के ऊपर एक रेडिकल बन जाएगा। अपना लोन पेयर नहीं दिखा रही मैं यहाँ पे, CH3CO माइनस के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, ठीक है। अब 2 में से एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो इसके पास क्या बचेगा, CH3C डबल बॉन्ड O के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 1 बच जाएगा। अब ये अनस्टेबल होता है, ये क्या करता है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन इस तरीके से कार्बन और कार्बन को भी फ्री रेडिकली क्लीव करने की कोशिश करता है। तो CH3 के ऊपर रेडिकल आ जाते हैं और ये कार्बन के ऊपर एक रेडिकल डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल, ये दोनों मिलके यहाँ से CO2 गैस रिलीज कर देते हैं। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाते हैं, इस तरीके से CO2 गैस रिलीज होता था, बट एक CH3 रेडिकल बन जाता है। अब ये 1 मोल है, 1 मोल में मतलब 6.02 × 10⁻23 ऐसे रेडिकल्स आएंगे, उनमें से कोई भी 2 मॉलिक्यूल्स CH3 रेडिकल के 2 एटम्स या 2 आयंस या रेडिकल्स आपके जुड़ जाएंगे और फाइनली आपको CH3 रेडिकल जुड़ के आपको यहाँ पे इथेन का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये भी आपने क्या करा, एल्केन के प्रिपरेशन करी, एनोड पे सारा प्रोसेस हो रहा है। जब हम बात करते हैं कैथोड पे, तो कैथोड पे जैसे कि मैंने बोला केटाइन Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कौन जीता, H पॉजिटिव जीता। तो कैथोड पे क्या हुआ, H पॉजिटिव रन करा और कैथोड पे H पॉजिटिव जीत गया, कैथोड पे रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पे CH3CO माइनस ने जो इलेक्ट्रॉन लूज करा था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करेगा, यहाँ पे पहुंचेगा और इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ से, और H पॉजिटिव जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये H में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आपको पता है एलिमेंटल स्टेट में हाइड्रोजन होता नहीं, ये हाफ ऑफ H2 करके आप लिख सकते हो।
तो कैथोड पे क्या हुआ, हाइड्रोजन रिलीज हुआ, और एनोड पे क्या हुआ, एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हो। रिएक्शन को लर्न कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। आई होप मैकेनिज्म समझ आ गया होगा, बट समझ नहीं आया तो बहुत ईजी है, मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। तो CH3CO- Na पॉजिटिव सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की जब आप वाटर के साथ इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन करते हैं तो आपने क्या करना है, इस CO2 ग्रुप को निकाल देना है, CH3 को CH3 के साथ ही जोड़ देना है। ठीक है, और इथेन की फॉर्मेशन कर देना है। इथेन, ये CO2 निकल जाएगा और यहाँ पे वाटर का हाइड्रोजन बना देना, और Na पॉजिटिव और OH माइनस जो यहाँ पे बच गए, देखो Na पॉजिटिव और OH माइनस जो यहाँ पे बच गए आपस में मिलकर NaOH बना देंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये मैकेनिज्म है। एनोडिक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है और ये कैथोडिक केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है। क्लियर हुआ सबको? तो इस तरीके से मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो फाइनली प्रिपरेशन मेथड हमारी एल्केन्स की खत्म हो गई है। अब केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स कर रहे हैं, उसके बाद एल्केन्स वाला पोर्शन और एल्काइंस वाला पोर्शन हम स्टार्ट कर देंगे। कोई भी छोटी सी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, बाद में भी अगर लेक्चर खत्म भी होता है तब भी मैं आपके कमेंट सेक्शंस पढ़ती हूँ। ठीक है, और कोई भी आपका जेन्युइन डाउट होता है या कोई भी चीज़ है उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ओके। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस में एल्केन सब्स्टिट्यूशन, कंबशन, ऑक्सीडेशन, आइसोमरिज्म, एरोमराइजेशन और पायरोलिसिस रिएक्शन दिखाते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये सारे ही केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? सब्स्टिट्यूशन, कंबशन, ऑक्सीडेशन, आइसोमरिज्म, एरोमेटाइजेशन और पायरोलिसिस रिएक्शन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एल्केन्स हैलोजिनेशन रिएक्शन दिखाते हैं। हैलोजिनेशन का मतलब आपका एल्केन्स में से एक हाइड्रोजन निकल के कोई हैलोजन ग्रुप का लगना। और ये जो केमिकल रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किस तरीके से होते हैं ध्यान से देखेंगे, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनते जाएंगे बिल्कुल। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक आपके जो सबस्ट्रेट है उसमें से एक ग्रुप को निकालना और दूसरी जगह दूसरे ग्रुप का एडिशन करना। ठीक है, तो जब आप CH4 लेते हैं, ठीक है, इसमें आप Cl2 डालते हैं। ये जो हैलोजिनेशन रिएक्शन है एल्केन्स के अंदर वो लाइट के प्रेजेंस में होती है, या UV लाइट लिखा होता है या HNO लिखा होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें से मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं। ये आपके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, एक हाइड्रोजन निकला उसकी जगह Cl निकला तो क्लोरोइथेन बन सकता है। हो सकता है आपका 2 हाइड्रोजन निकल के 2 Cl2 लग जाए, CH2Cl2 भी बन सकता है। हो सकता है 3 हाइड्रोजन निकल के आपके 3 क्लोरीन लग जाए, ये भी मिल सकता है। और हो सकता है कि चारों हाइड्रोजन निकल के आपके चारों क्लोरीन लग जाए। ये सारे ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक फ्री रेडिकल रिएक्शन के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। बट अपने को किस पे फोकस करना है, मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट पे फोकस करना है। बट वी फोकस ऑन मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट, मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट के ऊपर हम यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है ना, मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट के ऊपर हम यहाँ पे फोकस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब एक ही हैलोजन लगा होगा तो ये क्या है, मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट होगा। ये क्या होगा, मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट होगा। तो इतना ही हम कंसिडर करते हैं, बाकी सारे हम हैलोजिनेशन नहीं कंसिडर करते। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इतने पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चंस आर कि कितने तरीके के प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो एक कंसेप्ट है इक्विवेलेंट कार्बन का। जैसे अगर यहाँ पे देखें एक ही कार्बन है तो एक ही हाइड्रोजन निकल के अगर मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट देखेंगे तो एक ही मिलेगा, CH3Cl। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, आपके पास इथेन है, ठीक है, इथेन है, आपने इसमें Cl2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या UV लाइट आपने डाल दिया, तो आप क्या बोलोगे, ये कार्बन भी हाइड्रोजन निकाल सकता है और ये कार्बन भी हाइड्रोजन निकाल सकता है। बट ध्यान से देखो, ये दोनों कार्बन क्या सेम नहीं है, जैसा CH3 है वैसा ही CH3 है। दोनों कार्बन क्या है, A एंड B आर इक्विवेलेंट कार्बन्स। तो यहाँ पे पूरे सबस्ट्रेट के अंदर एक ही तरीके का कार्बन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों ही कार्बन सेम है तो एक ही मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। बट अगर आपको विश्वास नहीं होता तो अपने आप से करके देख लीजिए। अगर आप ये वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकालते हैं और इसकी जगह Cl लगाते हैं तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसका नाम क्या है, 1-क्लोरोइथेन, 1-क्लोरोइथेन इसका नाम हो जाएगा। और क्या हो सकता है, सेकेंड वाले कार्बन से, B वाले कार्बन से अगर आप क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं और इसकी जगह Cl का एडिशन करते हैं तो इसका भी नाम क्या होगा, 1-क्लोरोइथेन ही होगा। अगर कंफ्यूजन है तो IUPAC करके देख लेना, दोनों ही आपको सेम प्रोडक्ट मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये आपको एक ही प्रोडक्ट देगा। वो भी 1-क्लोरोइथेन है, ये भी 1-क्लोरोइथेन है। आपको पता है वहाँ से प्रायोरिटी आपको नंबरिंग वहाँ पे लेफ्ट टू राइट से करनी है। ठीक है,
तो ये आपका चीज़ है, यहाँ पे दोनों ही कार्बन इक्विवेलेंट थे, एक ही तरीके का कार्बन आपके रिएक्टेंट में था, तो ये आपका क्या देगा, एक ही मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट देगा। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पे अगर आप मोनो हैलोजिनेशन या चलो ब्रोमिनेशन कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आप मुझे बताओ कितने मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट देंगे। अब यहाँ पे ना दो तरह के कार्बन है, ये CH3 CH2 से जुड़ा हुआ है, CH3 से जुड़ा हुआ है, ये वाला CH3 भी CH2 और CH3 से जुड़ा हुआ है। ये दोनों कार्बन इक्विवेलेंट है, लेकिन ये CH2 अलग है, ये वाला CH2 B टाइप का होगा और ये CH3 A टाइप के होंगे। तो यहाँ से आपको दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। जब आप एक कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हैं तो आपको ये 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। जब आप B कार्बन से हाइड्रोजन हटाओगे तो 2 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। ये अलग है, ये अलग है, तो इस केस में 2 प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, 2 प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना। 2 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और मेजर कौन सा होगा, जहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, सेकेंडरी वाला है और ये प्राइमरी वाला है, तो मेजर कौन सा होगा, सेकेंडरी वाला होगा, सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है, अगर इनके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी की बात करें तो टर्शियरी हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी। इसको आपको याद रखना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट कार्बन्स किस तरीके से देखते हैं। ये दोनों कार्बन्स इक्वल क्यों है, क्योंकि ये CH3 C के पास 3 हाइड्रोजन और एक इथाइल ग्रुप है, ऐसे ही C के पास देखो 3 हाइड्रोजन और इथाइल ग्रुप है, दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, तो ये इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखोगे, इसमें कितने मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट देखेंगे। अगर आप क्लोरीनेशन कर रहे हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन मुझे आंसर करेंगे कितने मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट दोगे इसमें। देखो ये वाला जो CH3 है इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला CH3 भी इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला CH3 भी इसी से, ये भी CH3 इसी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक ही तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, किसी भी हाइड्रोजन को हटा दो, सारे आपको सेम प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ पे एक ही मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सारे हाइड्रोजन्स निकाल के आप रिप्लेस कर लेना, नंबरिंग करके देख लेना, नाम करके देख लेना, जहाँ पे सेम नाम हो तो वो सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको आपको अलग नहीं गिनना है। क्लियर हुआ। इसके बाद बात करते हैं आपकी जो सेकेंड केमिकल रिएक्शन है, ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। थर्ड में आप कंबशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। कंबशन भी कंप्लीट कंबशन रिएक्शन होती है, ठीक है, पार्शियल कंबशन रिएक्शन या इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन होती है, और एक कंट्रोल्ड कंबशन रिएक्शन होती है। ये तीनों कंबशन रिएक्शन आपको एल्केन में पढ़नी है। कंप्लीट कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, कंप्लीट कंबशन रिएक्शन में जो आपका एल्केन होता है वो कंप्लीटली आप कंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो, कंप्लीट एयर की प्रेजेंस में हीट करते हो। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो CO2 में चेंज हो जाता है और हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो जाता है कंप्लीट कंबशन रिएक्शन में। सिमिलरली कोई भी आपका हाइड्रोकार्बन हो, एल्केन हो, आपको कार्बन को कंप्लीट कंबशन रिएक्शन में कार्बन को CO2 में चेंज करना है और हाइड्रोजन को वाटर में चेंज करना है। ये एक जनरल केमिकल रिएक्शन है। अगर आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो इस तरीके से कर सकते हैं। और ड्यूरिंग कंबशन रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ आपकी हीट जो है वो रिलीज होती है। इसको इनिशिएट करने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ता है, बट बाद में एक बार कंबशन स्टार्ट हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ आपकी एनर्जी रिलीज होती है और इसी बेसिस पे आपका इंजन वगैरह काम करते हैं। वहाँ पे हम हाइड्रोकार्बन ही भरते हैं। तो आप जो स्कूटर को स्टार्ट करते हो, इग्नाइट करते हो, उससे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, बट एंड तक वो आपकी केमिकल रिएक्शन चलती रहती है। आपकी सिस्टम में एनर्जी जो है वो रिलीज होती रहती है, जो जिसकी वजह से आप स्कूटर या फिर कोई भी व्हीकल को आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। किसका? कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना है आपको, कौन से? ब्यूटेन की। तो किस तरीके से करेंगे मैं आपको एक बात बता रही हूँ, एक पार्ट बता रही हूँ। ब्यूटेन क्या होता है? एल्केन होता है, C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CnH2n+2। अब आप इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो किस तरीके से करोगे? कार्बन को CO2 में चेंज कर देना बिना देखे और हाइड्रोजन को H2O में चेंज कर देना। बात रह जाती है आपकी बैलेंसिंग की। तो यहाँ पे देखो, आप जब भी बैलेंसिंग करोगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो CHO को देख के करोगे। पहले कार्बन बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 4 कार्बन है तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए, हाइड्रोजन कितने 10 तो यहाँ पे 5 लगा दीजिए, और ऑक्सीजन फिर आप देखो 4 2 8 ऑक्सीजन यहाँ पे और 5 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो टोटल 13 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आप 13/2 ऑक्सीजन, 13/2 ऑक्सीजन O2 करके कर सकते हो। फ्रैक्शन हटाना है तो ओवरऑल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो कंप्लीट रिएक्शन है, पेंटीन को भी आप ऑक्सीडाइज करके CO2 और वाटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी कंप्लीट कंबशन रिएक्शन है। अब इनकम्प्लीट कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन जो है इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इनटू
कार्बन डाइऑक्साइड वो इसमें अल्केन में से जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होता, कार्बन में रह जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके आपका वाटर का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये इनकम्प्लीट कंबशन है जहाँ पे आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई कर रहे हो। तो इस केस में कार्बन एज अ कार्बन सूट ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स आपके रिलीज होते हैं। कई बार आपने देखा होगा व्हीकल में इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से काला धुआं वो छोड़ता है। वो काला धुआं क्या है? अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, अनऑक्सीडाइज्ड कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। और ये जो कार्बन पार्टिकल्स है यूजुअली हम इंक, प्रिंटर इंक वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं जहाँ पे आपको ये रिएजेंट्स याद करने ही पड़ेंगे, ये केमिकल रिएक्शंस याद करनी ही पड़ेगी। मीथेन में आप O2 देते हो कंट्रोल अमाउंट में, बट कॉपर 523 केल्विन और 100 एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर देते हो, तो इस केस में मिथेनॉल की प्रिपरेशन हो जाती है। CH4O2 की प्रेजेंस में, मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन कर रहे हो तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये तीनों केमिकल रिएक्शन याद ही करनी पड़ेगी। इथेन में O2 डाल रहे हो और ये आप मैंगनीज एसीटेट डाल रहे हो तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स है आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी सारे इजी है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो आपके टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। टर्शरी जो आपके अल्केन्स होते हैं ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 का हम यूज़ करते हैं। तो ये KMnO4 क्या करता है? सिर्फ इस H में एक ऑक्सीजन इंसर्ट करके आपके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। वैसे टर्शरी वाले जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आपको यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद जो आपकी रिएक्शन है थर्ड केमिकल रिएक्शन दैट इज द आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अब आइसोमराइजेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन में आप कैटलिस्ट लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 और HCl आप लेते हैं तो यहाँ पे आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनता है तो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने N-हेक्सेन लिया, N-हेक्सेन में आपने क्या डाल दिया? N-हेक्सेन मतलब 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आपने इस तरीके से ले ली, है ना। और इसमें आपने क्या डाल दिया? एनहाइड्रस AlCl3 डाल दिया, एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दिया। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? आइसोमराइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा। ये 5 कार्बन की चेन आप बना सकते हो, 5 कार्बन की चेन मतलब एक ब्रांचिंग इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। एक प्रोडक्ट आपको ये मिल जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो जो मेन चेन है उसमें से बस एक कम करके आप आइसोमराइज्ड प्रोडक्ट बना सकते हो। ये आपके आइसोमराइज्ड प्रोडक्ट है, क्लियर हुआ? तो ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है जहाँ पे आइसोमर्स का ही फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें एनहाइड्रस AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ HCl आपको याद रखना है। चलें आगे। इसके बाद एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। आप नॉर्मल एल्केन्स को अगर आप उसके अंदर ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड जैसे क्रोमियम ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक ऑक्साइड्स हैं, अगर ये डालते हो तो नॉर्मल एल्केन्स आपके एरोमेटाइज होकर एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है क्या कि नंबर ऑफ कार्बन्स जो रिएक्टेंट में है, नंबर ऑफ कार्बन्स जो रिएक्टेंट के अंदर है वो नंबर ऑफ कार्बन्स प्रोडक्ट में भी सेम ही रहने चाहिए, लेकिन जो प्रोडक्ट में आपका जो कंपाउंड बनेगा ये एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। और मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड जो आपके सिलेबस में है यूजुअली बेंजीन ही यहाँ पे बनता है, ठीक है। सो अगर मेरे पास बेंजीन है तो बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है तो मुझे 6 कार्बन का N-हेक्सेन लेना पड़ेगा। N-हेक्सेन में मैं आपका क्या डाल दूँ? किसी भी आपका ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, सपोज करो वैनेडियम ऑक्साइड मैंने डाल दिया, तो आपको यहाँ पे 6 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन मिल जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ N-हेप्टेन में कितने कार्बन्स हैं? 7 कार्बन्स हैं और इसमें मैंने आपका वैनेडियम ऑक्साइड डाल दिया, तो आपको पता है ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन को शो करेगा, एक एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन का रिएजेंट है, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? तो यहाँ पे N-हेप्टेन में टोटल 7 कार्बन से 6 कार्बन का आपका बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाएगा। 7 कार्बन कहाँ लगाओगे? इधर लगाओगे, तो टॉलुइन इसे बोलते हैं या मिथाइल बेंजीन इसे बोलते हैं। तो ये आपको एरोमेटिक कंपाउंड इस तरीके से बना के देगा। तो ये आपकी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। इसके बाद आपकी रिएक्शन विद स्टीम होती है। रिएक्शन विद स्टीम का मतलब आप मीथेन को वाटर स्टीम की रिएक्शन दे रहे हो, स्टीम की हीट दे रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड हीट। तो यहाँ पे मीथेन जो है आपका CO में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाती है, क्लियर है। इसके बाद आपकी पायरोलिसिस रिएक्शन है। पायरोलिसिस रिएक्शन को हम क्रैकिंग भी बोलते हैं।
जहाँ पे क्रैकिंग के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड आपके एल्केन्स में या तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करता है या फिर कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, जैसे C6H14 है, तो यहाँ से 2 कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड अगर ब्रेक कर गए तो आपको C6H12 और हाइड्रोजन गैस अलग से मिल जाएगी। हो सकता है यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बॉन्ड ब्रेक कर जाएं तो आपको C4H8 और C2H6। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो यहाँ पे हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट में भी रहेंगे सम टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स जो आपके रिएक्टेंट में है वही सम टोटल प्रोडक्ट्स जो है आपके सम टोटल हाइड्रोजन्स प्रोडक्ट में भी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि आपने सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं कि आपके पास क्या होगा, आपके पास C3H8 है, ठीक है ना, एल्केन है। जब आपने इसकी पायरोलिसिस करी तो आपको क्या मिला, C2H2 मिलेगा। तो आपको और दूसरा प्रोडक्ट पूछ लेंगे कि क्या होने वाला है, तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको मेंटेन करके रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें, सपोज करो CH4 मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको मेंटेन करके रखने, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, C2H4 मिल जाएगा। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ जो कार्बन्स रिएक्टेंट में है वो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स प्रोडक्ट में हो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट में, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके प्रोडक्ट में भी हो, ठीक है। ओके, तो फाइनली हमारा यहाँ पे एल्केन्स का पोर्शन खत्म हो गया। मूविंग टुवर्ड्स योर एल्कीन्स एंड एल्काइंस। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एल्कीन्स एंड एल्काइंस की सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे और कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं उनकी, केमिकल रिएक्शंस, उसे हम करेंगे और एल्कीन्स को एल्काइंस को जल्दी से वाइंड अप करके हम फिर बेंजीन पे चलेंगे। फटाफट से एक बार नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। चलिए नोट करिए इसको फटाफट से। ओके, चले आगे, ठीक है, हो गया। चलिए, सो यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्कीन्स अब हम करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में से अगर आप हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं, किसकी, आप एल्कीन्स या फिर एल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो आपको एल्केन्स मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको याद है तो मैंने स्टार्टिंग में पार्शियल हाइड्रोजनेशन का वर्ड बेसिकली यूज़ करा था, और एल्कीन्स की जो प्रिपरेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन मेथड से ही सबसे पहले हम करेंगे। एल्काइंस में अगर आप पार्शियल हाइड्रोजनेशन करते हैं तो आपके पास एल्कीन्स मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें, एल्कीन्स आपको पता है 2 तरीके के होते हैं, सिस एंड ट्रांस हाइड्रोजनेशन। सिस एंड ट्रांस हम कर ही चुके हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 2 ग्रुप्स हैं, अगर वो ऑपोजिट साइड पे हैं तो उसे हम ट्रांस ग्रुप बोलते हैं, अगर वो सेम साइड पे आते हैं तो उसे हम सिस ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। जो आपका नॉर्मल हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है उससे आपको हमेशा सिस एल्कीन मिलेगी। अगर आप वहाँ पे लिनलाज कैटलिस्ट, अगर आप उसमें बर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये बर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। बर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपने डाला तो हमेशा यहाँ से आपको ट्रांस एल्कीन मिलेगी। बट अगर आप नॉर्मल हाइड्रोजनेशन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सिस एल्कीन मिलेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे। अब जो पहले प्रिपरेशन मेथड हम एल्कीन्स की कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्काइंस, ठीक है। तो एल्काइंस में अगर हम बात करें तो आपको पार्शियल, अब आपको क्या करना है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करना है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, सारे पाई बॉन्ड्स ब्रेक करके एल्कीन्स में कन्वर्ट नहीं करना, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करना है। तो ये आपकी रिएक्शन जो है इसे हम पार्शियल हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। पार्शियल हाइड्रोजनेशन और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में क्या डिफरेंस है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन में हम यहाँ पे पैलेडियम कैटलिस्ट ले रहे थे, बट पार्शियल हाइड्रोजनेशन में हम पैलेडियम के साथ चारकोल भी लेते हैं। ये पॉइजनिंग करते हैं, पॉइजनिंग मतलब कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ पैलेडियम को कम कर देता है, जिसकी वजह से बाकी एल्कीन जो है वापस से एल्कीन में कन्वर्ट नहीं होती। ये आपको याद रखना है। पार्शियल हाइड्रोजनेशन में आप पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल लेंगे और यहाँ पे जो हाइड्रोजनेशन होगी, H2 का एडिशन होगा, हमेशा सेम साइड से हाइड्रोजन ऐड होते हैं और सबको सिस एल्कीन मिलते हैं। बट अगर अपने को ट्रांस एल्कीन भी चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे, सोडियम सेम एल्काइन को सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के अंदर डाल देंगे। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया को हम बर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और इस बर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट में आप देखते हो कि ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ट्रांस एल्कीन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ। और यहाँ पे जो आपने पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल लिया है, इसे हम लिनलाज कैटलिस्ट बोलते हैं। ये बर्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो ऊपर कैटलिस्ट आपने लिया इसको क्या बोलते हैं, लिनलाज कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिनलाज कैटलिस्ट। क्लियर हुआ। तो आप इसे लिख लेना, लिनलाज कैटलिस्ट इसे हम बोलते हैं। क्लियर हुआ। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, इथीन है। अगर आपने इसमें हाइड्रोजन डाला, बट सामने देखो पैलेडियम प्रेजेंस ऑफ चारकोल है, तो इथीन में ही कन्वर्ट करना, इथीन में कन्वर्ट मत करना। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देख रहे हो
C++CH है, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, तो प्रोपाइन से प्रोपीन ही बनाना, प्रोपेन को मत बनाना, ये आपकी लार्ज कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको एल्कीन्स प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे आप एल्काइल हेलाइड्स डाल सकते हो। एल्काइल हेलाइड्स में आप देख सकते हो, एल्काइल हेलाइड्स में अगेन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अब ये बीटा एलिमिनेशन होती क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए। आपने एक केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम क्लास 12 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हैलोएल्केन्स में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हैलोएल्केन्स में अगर हम बात करें, दो तरीके के रिएजेंट होते हैं, ये आपको आगे क्लास 12 में भी हेल्प करेगा, ध्यान से लिख लेना। हैलोएल्केन्स में अगर आप एक्वस KOH डाल देते हैं तो आपने क्या करना है, X को हटा के इसकी जगह OH लगा देना। बट हैलोएल्केन्स में अगर आपने अल्कोहलिक KOH डाल दिया, अल्कोहलिक KOH ऐसे तरीके से लिखा होगा, तो यहाँ पे आपने एल्कीन का फॉर्मेशन करना है और यहाँ से HX का रिमूवल होगा। किस तरीके से होगा मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे X की जगह OH ग्रुप आया, इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। OH की जगह H आया, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे कोई ग्रुप निकला है, इस सबस्ट्रेट में से HX ग्रुप निकला है, तो यहाँ पे चीज़ें एलिमिनेट हुई है, तो इसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर आपको एल्कीन्स बनाना है अल्काइल हेलाइड से तो एलिमिनेशन रिएक्शन करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली इसे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये बीटा एलिमिनेशन होता क्या है थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो अगर मेरे पास एल्काइल हेलाइड है, सपोज करो CH3 CH2 Cl है, ये वाला एल्काइल हेलाइड मेरे पास है और मैंने यहाँ पे डाला अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH आपको पता है ये अल्कोहलिक KOH ना बेस की तरह काम करेगा। बेस मतलब H पॉजिटिव लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? H पॉजिटिव लेके जाएगा। अब ध्यान से देखो किस तरीके से लेके जाएगा। पहले तो बीटा का मतलब समझो, जो कार्बन हाइड्रोजन को होल्ड कर रहा है इसे अल्फा कार्बन बोलते हैं और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ बीटा कार्बन होता है और बीटा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होते हैं। तो अल्कोहलिक KOH जो है बेस की तरह काम करेगा। बेस इस H पॉजिटिव को लेके जाएगा, H पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करेगा और X माइनस को निकाल देगा। ठीक है, वैसे तो ये ऊपर वाला लेके जाएगा, इसको भी ढंग से दिखाई देते हैं। बेस जो है इस H पॉजिटिव को लेके जाएगा, H पॉजिटिव अपना बॉन्ड इधर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा और इस X माइनस को इस तरीके से निकाल देगा। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, आपके एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्कोहलिक KOH में एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है यहाँ पे आपका ZCF रूल भी आता है। क्या आता है? ZCF रूल आता है। यहाँ पे ध्यान से समझ लो, ZCF लिखा जाता है बट इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ZCF बोलते हैं, इसको प्रोनाउंसिएशन में ZCF बोलते हैं बट वो होता है ZCF रूल है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर सपोज करो मेरे पास C वाला कंपाउंड है, CH3CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3, और आपको पता है मैंने इसमें अल्कोहलिक KOH डाला, तो अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, आपके H पॉजिटिव को लेके जाएगा बीटा कार्बन से। नाउ दिस इज योर अल्फा कार्बन एंड दिस इज योर बीटा कार्बन। अब ये दोनों बीटा कार्बन क्या है? सेम है, क्योंकि सेम ग्रुप से अटैच्ड है, ये से अटैच है, ये से अटैच्ड है। तो अल्कोहलिक KOH इस H पॉजिटिव को लेके जाएगा, H पॉजिटिव इधर बॉन्ड बनाएगा और Cl माइनस को निकाल देगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रोपीन मिलेगा। अगर दूसरे वाले से भी आप हाइड्रोजन निकालते तो प्रोपीन ही मिलता, एक ही प्रोडक्ट आपको मिलता। बट अगर आपके पास इस तरीके की कोई केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, इस तरीके का कोई सबस्ट्रेट है, CH3CH Cl CH2 CH3, तो अब ना यहाँ पे दो तरीके के हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, दो तरीके के बीटा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। एक अल्फा कार्बन आपका ये वाला है, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ये बीटा प्राइम कार्बन मान लेते हैं। ये दोनों कार्बन डिफरेंट है क्योंकि ये CH3 और बीटा प्राइम वाला CH2 ये डिफरेंट है। अब आपको यहाँ पे दो तरीके के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। अगर आप बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, बीटा हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे CH2 फिर डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप बीटा प्राइम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, बीटा प्राइम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो यहाँ से आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है। अब इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा एल्कीन? तो ये वाला एल्कीन ज़्यादा मेजर होगा और ये स्टेबल भी होगा। ये वाला कम बनेगा, ये माइनर होगा। यही रूल जो मेजर माइनर को डिसाइड करते हैं वो ZCF रूल है। ZCF रूल का जो रूल मेरी मैम ने बताया था, मैं आपको भी बता रही हूँ, वो कौन सा रूल है, आप किस तरीके से याद कर सकते हैं ZCF की स्टेटमेंट। ZCF ये बोलता है कि पुअर बिकम्स पुअरर, पुअर बिकम्स पुअरर। अगर पुअर बिकम्स पुअरर होगा तो वहाँ से मिलने वाला जो प्रोडक्ट है आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा।
अब ये पुअर किसके रिस्पेक्ट में, पुअर विद रिस्पेक्ट टू बीटा हाइड्रोजन्स ऑन द कार्बन। अब देखो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन कितने, इसमें 3 हाइड्रोजन है, और इस केस में बीटा प्राइम में हाइड्रोजन कितने, 2। तो कम हाइड्रोजन किसमें, पुअर, ये हुआ जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो कौन सा 3 हाइड्रोजन वाला हाइड्रोजन निकालोगे या फिर 2 हाइड्रोजन वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे? तो आंसर इज पुअर को और पुअर बनाना है, जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां से हाइड्रोजन निकालो और दूसरे वाले से Cl निकाल दो, तो वो जो बनेगा प्रोडक्ट वो मेजर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट मेजर होता है, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। ठीक है, तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। इसके बाद विसिनल डाइहेलाइड से भी आप क्या बना सकते हैं, एल्कीन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। विसिनल मतलब क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो विसिनल पोजीशन मतलब एडजेसेंट पोजीशंस पे, अगर आपके एडजेसेंट कार्बन्स पे हैलोजन ग्रुप लगे होते हैं तो इसे विसिनल पोजीशंस बोलते हैं। और विसिनल डाइहेलाइड सिस्टम से भी आप एल्केन्स की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें CH2Br, ये आपके एडजेसेंट कार्बन पे Br लगे हुए, आपने जिंक डालना है, यहाँ से ZnBr2 निकलेगा, इन दोनों के पास वैकेंसी आएगी और यहाँ से आपको एल्कीन का फॉर्मेशन मिल जाएगा, इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो ये भी विसिनल डाइहेलाइड सिस्टम ही है। ध्यान से देखो CH3 CHBr CH2Br, यहाँ पे आपने जिंक डालना है, ZnBr2, एक Zn 2 Br लेके जाता है, तो यहाँ पे जो वैकेंसी आएगी यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देना, तो आपके पास एल्कीन का प्रिपरेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है विसिनल डाइहेलाइड से। अपार्ट फ्रॉम दैट अल्कोहल में भी आप सेटजेफ रूल लगा के क्या कर सकते हैं, एल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आपकी बेसिकली डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, मैंने आपको बताया था डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ये भी आपकी एक तरीके से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। जैसे हमने हैलोजिनेशन, अभी हमने अल्काइल हैलाइड में HX को निकाला था, इस केस में आपका वाटर निकलेगा। ध्यान से देखो क्या होगा, अगर मेरे पास CH3 है, ये CH2 है और यहाँ पे OH है, आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला तो आप समझ जाओगे हीट के प्रेजेंस में ये तो पानी निकालेगा। जहाँ पे अल्फा कार्बन से OH ग्रुप निकलता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। जैसे अभी हमने HX रिमूव करा था, अल्फा कार्बन क्या होगा, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को होल्ड करे वो अल्फा कार्बन है, यहाँ से OH जाएगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। तो इसे डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर आपके पास फिर से अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है या अनसिमेट्रिकल अल्कोहल है, इसमें अगर आपको क्या करना है, इसमें आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया तो आप वाटर निकालोगे। वाटर निकालने के लिए अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल निकलेगा और एक बीटा हाइड्रोजन ये वाला भी है और बीटा हाइड्रोजन ये वाला भी है। तो कहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, सेटजेफ रूल ये बोलता है कि जिसके पास हाइड्रोजन कम है वहीं से हाइड्रोजन निकालना, पुअर कार्बन से हाइड्रोजन निकालना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, CH3 CH, यहाँ से OH निकल गया, डबल बॉन्ड CH CH3, ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और ब्यूट-1 वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्काइंस की। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइन के लिए आप कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, CaC2 से आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्या, एल्काइंस अपनी। तो पहले तो CaC2 आपको बनाना आना चाहिए। किस तरीके से CaC2 आपका बनता है, तो ध्यान से देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट में अगर आप हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। क्लियर है? ये जल्दी से CO2 रिलीज हो जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड में अगर आप कार्बन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन होता है। अब कैल्शियम कार्बाइड की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, इथाइन मिल जाता है। ठीक है, किस तरीके से होगा, ध्यान से देखो। जब मैं आपको बोलूँ कैल्शियम ऑक्साइड को क्या करो, आयनाइज करो, तो आप क्या करते हो, कैल्शियम +2 लगाते हो और O2- लगाते हो। अब मैं बोल रही हूँ कैल्शियम C2 को आयनाइज करो, लेकिन C2 को एज 1 मोइटी आप कंसिडर करो, एक ही मोइटी कंसिडर करो। तो जैसे इसको आयनाइज करें तो वैसे इसी को कर दो, कैल्शियम +2 और C2 को तोड़ना नहीं है, इसी तरीके से 2- लिख देना। इसको आप O मान लो, C2 2- मिल जाएगा। तो ये आपका C2 2- के अंदर अगर आप पानी डालते हो तो H पॉजिटिव और OH- आते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स OH- के और 2 मॉलिक्यूल्स H पॉजिटिव के, अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ आपने ट्रीटमेंट करी तो कैल्शियम +2 हाइड्रोक्साइड के साथ मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा और C2H2- जो है 2H पॉजिटिव के साथ मिलके C2H2 इथाइन का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरीके से आप एल्काइन की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे विसिनल डाइब्रोमाइड के साथ भी
आप यहाँ पे अल्काइन की प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे पहले इसमें अल्कोहलिक क्यूएच डालेंगे, जिसकी वजह से हमें पता था यहाँ पे क्या होगा, अल्कोहलिक क्यूएच में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो एक Br आपका अल्फा कार्बन से जाएगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा, तो इसके बाद CH Br डबल बॉन्ड, इस तरीके से प्रोडक्ट मिल जाएगा। चाहो तो आप ये वाला Br निकाल देना और एक हाइड्रोजन ये वाला निकाल देना। जब ये निकालोगे तो दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये आपका एल्कीन बन जाएगा। इसमें NaNH2 डाल देना। NaNH2 एक बहुत अच्छा बेस है, ये H पॉजिटिव को लेके जाएगा, ये बॉन्ड इधर बनाएगा, फिर Br माइनस को यहाँ पे ये निकाल के इथाइन की फॉर्मेशन कर देगा। तो इस तरीके से भी इथाइन आपका बन सकता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड हमने खत्म कर ली। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी से। फटाफट से इसको नोट करिए, फिर आगे चलेंगे। ओके, तो हो गया ना ये वाला सारी चीज आपकी। अब ना केमिकल प्रॉपर्टीज हमें करनी है एल्कीन्स और एल्काइंस की। उसके बाद एक छोटा सा पोर्शन बेंजीन है, उसको भी हम वाइड अप करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला, एल्कीन्स एंड एल्काइंस कंबाइनली आपके सिमिलर केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं। आपको क्या करना होता है, उनके बस पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करना होता है, ब्रेक करना होता है पाई बॉन्ड्स को, और उनके जगह उनके ग्रुप्स को ऐड करना होता है। वहाँ पे आपके ग्रुप्स को ऐड करना होता है, बस इतना ही करना होता है। ठीक है, इतना फर्क होता है कि एल्कीन्स में सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, क्योंकि उसके पास एक ही पाई बॉन्ड होगा और फिर जाके आपके ग्रुप्स ऐड होते हैं। और एल्काइंस में दोनों ही पाई बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं और फिर जाके आपके ग्रुप्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन हम देखने वाले हैं वो हाइड्रोजनेशन है, और इसको आपने ऑलरेडी कर लिया है कि इसमें प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कीन्स में आपने इसको ऑलरेडी कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इथीन की, तो आपने देखा था इथीन में अगर आप हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जैसे निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम, है ना, ये हमने देखा था। मैं आपको समरी भी दे देती हूँ जो हमने अभी तक करा है। इस केस में आपने क्या करना है, यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। जैसे आपने पाई बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करा, इसके पास 3 बॉन्ड्स है, इसके पास भी 3 बॉन्ड्स है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना था, एक हाइड्रोजन इसको एक हाइड्रोजन इसको देना था, तो आपके पास क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। CH2 का CH3 बन जाता है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर ये भी CH3 बन जाता है। तो एल्कीन्स में ये वाली हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखी, एल्काइंस में भी आप ये वाली ही हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देखेंगे, बट एल्कीन्स में आपकी एक कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होती है, इसमें कोई पार्शियल हाइड्रोजनेशन का कंसेप्ट होता नहीं है। जब हम बात करते हैं आपके एल्काइंस में, तो एल्काइंस में 2 तरीके की हाइड्रोजनेशन देखने को मिलती है। अगर हम बात कर रहे हैं आपके किसकी, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन की, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट लेना है। ये आपका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन दिखाएगा। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करना है और चीज़ों को ऐड करना है। तो आप ये 2 मोल्स ले सकते हो। ये दोनों पाई बॉन्ड्स आपने ब्रेक करे, इसके पास भी 2 बॉन्ड्स की कमी आ जाएगी, तो 2 हाइड्रोजन इसको ऐड करके दोगे और 2 हाइड्रोजन इसको ऐड करके दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये CH3 और ये CH3 इस तरीके से इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं आपकी यहाँ पे बात करूँ, ध्यान से देखेंगे, कंप्लीट की जगह पार्शियल हाइड्रोजनेशन की बात करूँ, तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो यहाँ पे हमने लिनलार्ज कैटलिस्ट डाला था। लिनलार्ज कैटलिस्ट मतलब आपने पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल डाला था। ये लिनलार्ज कैटलिस्ट है, यही तो लिनलार्ज कैटलिस्ट अभी हमने देखा था। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपने ये सारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस में ही जाएगा। इस केस में सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक ही हाइड्रोजन इसको देना और इसको भी एक ही हाइड्रोजन देना, और मेक श्योर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होंगे। HC डबल बॉन्ड CH ये आपका है एल्कीन। आपने एक पाई बॉन्ड ब्रेक करा तो जो वैकेंसी आई वहाँ पे जो हाइड्रोजन आएंगे वो सेम साइड से आएंगे। हमेशा सिस प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलता है, सिस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, सो ये आपकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी किसकी, एल्केन्स और एल्कीन्स की। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। आपकी केमिकल रिएक्शन NCERT में गिवन है, आप जहाँ पे चेक कर सकते हो। इथाइन में जब आप H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल डालते हैं, पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर और भी मॉलिक्यूल्स है तो आपको दूसरा भी पाई बॉन्ड ब्रेक करके इथेन बनाना है। इस तरीके से आप प्रोपाइन का प्रोपेन बना सकते हैं। ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। इसके बाद आपका एडिशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन है। एडिशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन में आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपका टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन भी बोला जाता है। मतलब आपके अगर हम बात करें, एक सॉल्यूशन आपको वो दे दिया, एक सॉल्यूशन आपको बोला कि ये एक हाइड्रोकार्बन है, आपको बताना है, आपको ना 2 कंपाउंड्स दिए, एक A दिया और एक आपको B दिया, और आपको बोला इनमें से एक एल्केन है, आपको नहीं पता कौन सा एल्केन है और दूसरा एल्कीन है, आपको नहीं पता कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्केन है इन दोनों में। तो आपको अगर टेस्ट करना है तो आप यहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर सकते हैं।
यहाँ पे वो टेस्ट है कि मैं अभी आपको बता देती हूँ, और वहाँ से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कौन सा एल्केन और कौन सा एल्काइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है, आप एल्कीन लेते हो या एल्काइन लेते हो या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेते हो, इसके अंदर आप ब्रोमीन डालते हो और ब्रोमीन आपका डाइल्यूटेड करा जाता है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट। तो ब्रोमीन का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, ब्राउन लिक्विड होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे हमने हाइड्रोजन का एडिशन करा वैसे इसी तरीके से Br का एडिशन करना है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक करो, इसके पास एक कमी, इसके पास एक बॉन्ड की कमी, तो एक Br इसको दे दो और एक Br इसको दे दो पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपका Br और Br जाके ऐड हो जाएगा, तो विसिनल डाइब्रोमाइड सिस्टम आपका बन जाएगा। जो ब्रोमीन था आपका Br2 वो ब्राउन कलर का था, जब वो ऐड हो गया तो वो डीकलराइज्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, वो उसका कलर ब्राउन कलर डीकलराइज्ड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इसका ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, क्लियर हुआ। ऐसे अगर आप देखते हो इथाइन में भी ब्रोमीन का एडिशन देखने को मिलता है, या फिर एल्काइन में भी ब्रोमीन का एडिशन देखने को मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 आपने डाला, तो ये आपके पास पाई बॉन्ड्स है, तो पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करके Br का एडिशन करना है। अगर आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो आप क्या करो, पहले एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करो तो CH डबल बॉन्ड CH में कन्वर्ट हुआ और एक Br और Br ऐड कर देना। और भी अगर आपको दिख रहा है और भी पाई बॉन्ड्स है तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो, और फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप Br और Br इस तरीके से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेट्रा ब्रोमो एल्केन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपका ब्राउन कलर था, एक बार जब एडिशन इसने कर लिया तो ये डीकलराइज बोल सकते हो, ये आपका कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज हो जाता है। बट यहीं पे अगर आप एल्केन्स में आपके पास आप ब्रोमीन को ऐड करते हैं, तो ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है, क्योंकि वो कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि इसके पास कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो ब्राउन कलर नेवर डिसअपियर्स। तो एल्केन्स में ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन रिमेन्स द सेम, ठीक है, वो डिसअपियर नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपके पास A और B एल्केन है या एल्कीन है, तो जो सॉल्यूशन आपने ब्रोमीन वाटर मतलब ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ Cl4 आपने इसमें डाला, जिस सॉल्यूशन का ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। जिस सॉल्यूशन का ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो ये आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट भी बोला जाता है, जिसे हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं, क्लियर हुआ। इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन का एडिशन करा था ऐसे ब्रोमीन का एडिशन या हैलोजन का एडिशन करता है, इसे हम हैलोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 डाला, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक Br इधर जाएगा, तो इस तरीके से 1,2 डाइब्रोमोइथेन बन जाएगा। इसी तरीके से ये पाई बॉन्ड ब्रेक करो, इधर एक Cl इधर ऐड कर दो, तो विसिनल डाइक्लोरो कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने इथाइन के साथ रिएक्शन करिए, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करो, 2 Br इसको दो, 2 Br इसको दो, फाइनली आपको टेट्राब्रोमो कंपाउंड मिलने वाला है, ठीक है। तो ये एडिशन ऑफ हैलोजनेशन हो गई। अब हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन करा, एडिशन ऑफ हैलोजनेशन करा, अब इन दोनों का मिक्स एडिशन ऑफ हाइड्रोहैलोजनेशन हमें करना है, मतलब HX का एडिशन करना है। इसमें आप यूजुअली HCl HBr या फिर HI का एडिशन करते हैं, ठीक है। HF को हम जनरली ट्रीट नहीं करते और मोस्टली HCl या HBr का ही एडिशन देखने को मिलता है। और इसी के अंदर आप एक रूल पढ़ेंगे जिसका नाम है मार्कोनिफ-कॉफ रूल, ठीक है। तो मार्कोनिफ-कॉफ रूल होता क्या है मैं आपको पहले बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। पहले आप यहाँ पे देखो, एल्कीन्स ना अपनी 2 तरीके की एल्कीन्स होती है। एल्कीन्स ना 2 तरीके की होती है, एक होती है सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर अगर आप ये हाइड्रोहैलोजनेशन करते हैं तो एक ही प्रोडक्ट मिलता है, और दूसरी ना आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होती है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक प्रोडक्ट इनमें से मेजर होता है और एक प्रोडक्ट क्या होने वाला है, माइनर होने वाला है, ठीक है। और ये जो मेजर और माइनर प्रोडक्ट है ये मार्कोनिफ-कॉफ रूल से हम डिसाइड करते हैं। जैसे हमने ZCF रूल करा वैसे ही आपका ये मार्कोनिफ-कॉफ रूल होता है, और एक एंटी मार्कोनिफ-कॉफ रूल होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बट एक बार चेक करो ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या है। जब हम बात करते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन्स की, सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होती है, जो कार्बन बेयरिंग डबल बॉन्ड होते हैं, अगर इनके पास बिल्कुल सेम ग्रुप लगे, सपोज करो इसके पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, दूसरा भी हाइड्रोजन, तो इसके पास भी एक हाइड्रोजन और इसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है।
इसमें जब आप HBr का एडिशन करते हो, हाइड्रोहालोजिनेशन रिएक्शन करते हो, तो नॉर्मल आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों ही कार्बन यहाँ पे सेम है। आपने क्या करना है, यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। किसी को भी आप हाइड्रोजन दे सकते हो और किसी को भी Br दे सकते हो। उल्टा भी कर लो, इसको Br, इसको हाइड्रोजन दे दो, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। और उसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो इथेन उसका नाम हो जाएगा। 1 ब्रोमो इथेन उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। एक और एग्जांपल करवा देती हूँ। सपोज करो मेरे पास क्या है, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये क्या है, मेरा एक सिमेट्रिकल एल्कीन है ना, सिमेट्रिकल एल्कीन है। रीजन बिहाइंड दैट इज इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और एक CH3, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप है। इसमें मैं HCl का एडिशन कर रही हूँ, तो मेरे को किसी को भी आप हाइड्रोजन या किसी को भी Cl दे दो, दोनों आपको सेम ही प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ पे आपको सपोज करो एक पाई बॉन्ड ब्रेक करो, इसको हाइड्रोजन दिया और इस वाले को Cl दे दिया, तो आपको 2-क्लोरोब्यूटेन मिल जाएगा। बट अगर मैं बात करती हूँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में, जब आप एडिशन कर रहे हो तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, उसमें से एक प्रोडक्ट मेजर होता है और एक प्रोडक्ट माइनर होता है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर आप हाइड्रोहालोजिनेशन रिएक्शन कर रहे हो, मतलब हाइड्रोजन और हालोजन का एडिशन रिएक्शन कर रहे हो, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या मिलने वाले हैं, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। सबसे पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, कार्बन बियरिंग डबल बॉन्ड के पास अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसके पास एक ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। सपोज करो यहाँ पे CH3 लगा दिया और यहाँ पे H लगा दिया। ये आपका नॉर्मल प्रोपीन ही है, ध्यान से देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये आपका प्रोपीन ही है। अब इसमें आप HBr का एडिशन कर रहे हो, तो 2 तरीके से एडिशन हो सकता है। पहला केस हो सकता है कि इस कार्बन को आपने पाई बॉन्ड ब्रेक करा, इस कार्बन को हाइड्रोजन दोगे और इस कार्बन को Br दोगे। जब आपने ये वाला एडिशन करा तो ये CH2 का क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, और इस CH का Br यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे CH3। ये आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन प्रोडक्ट मिलेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हो सकता है आप सेकेंड केस में, ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 में आपको ये मिला। केस नंबर 2 में क्या हो सकता है आप इसको क्या दे दो, इसको Br दे दो और इसको हाइड्रोजन दे दो। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, CH2 यहाँ पे Br, यहाँ पे CH2 CH3। तो ये क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये दोनों ही अलग है, दोनों ही अलग है। अब इनमें से एक मेजर होगा एक माइनर होगा, तो ये वाला मेजर होता है और ये वाला नीचे वाला माइनर होता है। कैसे डिसाइड करेंगे, मार्कोनिफकॉफ रूल से डिसाइड करेंगे। और जैसे सेटजेव रूल कहता था कि रिच बिकम्स रिचर है, सेटजेव रूल कहता था पुअर बिकम्स पुअरर है, तो मार्कोनिफकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिफकॉफ रूल कहता है रिच बिकम्स रिचर। अगेन रिचनेस या पुअरनेस किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। तो रिच बिकम्स रिचर वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होने वाला है, मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। अब रिचनेस की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो, ये वाला इथेन है, ये आपका क्या है, प्रोपेन है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। तो इसमें से अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये रिच कार्बन होगा, ये क्या होगा, रिच कार्बन होगा। इस रिच कार्बन को अगर आप हाइड्रोजन देते हो और दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली Br देते हो, मतलब केस 1 से मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा। सो यहाँ पे मार्कोनिफकॉफ रूल में रिच बिकम्स रिचर से जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगा। एंड रिचनेस इज विद रिस्पेक्ट टू योर हाइड्रोजन, दैट इज कार्बन बियरिंग मोर हाइड्रोजन्स को आप ज़्यादा हाइड्रोजन दो, उसको हाइड्रोजन दोगे और दूसरे वाले को Br दोगे हाइड्रोहालोजिनेशन रिएक्शन की प्रेजेंस जब आप करते हो, ठीक है। तो ये आपका मार्कोनिफकॉफ रूल है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि आपका अगर HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, अब इसके पास भी एक हाइड्रोजन, इसके पास भी एक हाइड्रोजन। जब आप पहले एडिशन कर रहे हो HBr की, तो पहले एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, किसी को भी हाइड्रोजन और किसी को भी Br दे दो क्योंकि दोनों ही सेम है। तो जब आपने एक पाई बॉन्ड ब्रेक करा तो ये H2C डबल बॉन्ड CH और इसको आप Br दे देते हो, ये बन जाएगा। अब जब आप सेकेंड मॉलिक्यूल HBr का ऐड कर रहे हो तो उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब आपका मार्कोनिफकॉफ लगेगा। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, रिच कार्बन के पास, रिच हाइड्रोजन जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन उसको हाइड्रोजन दोगे। तो इस कार्बन को आपको क्या देना है, हाइड्रोजन देना है जब सेकेंड पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, और इस कार्बन को आपको क्या देना है, Br देना है। और यहाँ से आपके पास CH3 CH Br और Br जेमिनल डाइब्रोमाइड सिस्टम आपका बनेगा, ये मेजर होगा। क्लियर हुआ, CH3 CH Br2 या CH Br2 CH3, यही आपका मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से एडिशन कर सकते हो। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे प्रोपाइन है। जब आप इसमें एडिशन कर रहे हो, किसका, HBr का एडिशन कर रहे हो, तो आपको पता है अब यहाँ पे अनसिमेट्रिकल चीज़ें हैं
यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और इसके पास 0 हाइड्रोजन है। तो पहला जो एडिशन करोगे रिच बिकम रिचर के हिसाब से करोगे, क्योंकि मार्कोनिफ रूल है। इसका जब आप पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इसको क्या दोगे, हाइड्रोजन दोगे और दूसरे वाले को Br दोगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जब पहला पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो CH, यहाँ पे Br मिल जाएगा, यहाँ पे CH2 बन जाएगा। अभी भी इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ये रिच है। जब आप सेकेंड पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे और फिर HBr का एडिशन करोगे तो क्या करना है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना, इसको हाइड्रोजन देना, इसको फिर Br देना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट CH3C Br CH3, ये आपको मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा इस तरीके से। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। चलिए एंटी मार्कोनिफ रूल के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। तो जितने भी आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में यहाँ पे जहाँ पे आप मार्कोनिफ रूल लगा सकते हो वहाँ पे तो आप लगा लेते हो मार्कोनिफ रूल। रिच बिकम्स रिचर के हिसाब से आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हो। बट एंटी मार्कोनिफ रूल आपका तब लगता है जब आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन या फिर एल्काइन होंगे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में अगर आप HBr के साथ एडिशन करें, ये सिर्फ HBr के साथ ही लगता है, और इसके आगे ना एरो पे कहीं ना कहीं पेरोक्साइड लिखा होगा, तो इस केस में एंटी मार्कोनिफ रूल फॉलो होता है। सिर्फ HBr के प्रेजेंस में होता है। अगर HCl के साथ में पेरोक्साइड लिखा होगा तो कुछ भी नहीं, मार्कोनिफ रूल लगेगा। HI के सामने लिखा होगा तो कुछ भी नहीं, मार्कोनिफ रूल लगेगा। बट HBr के साथ अगर पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो एंटी मार्कोनिफ रूल लगता है। और एंटी मार्कोनिफ रूल क्या कहता है, जो मार्कोनिफ रूल के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट बन रहा था अब वो एंटी मार्कोनिफ रूल के हिसाब से माइनर बन जाएगा, और जो मार्कोनिफ रूल के हिसाब से माइनर प्रोडक्ट बन रहा था अब वो एंटी मार्कोनिफ रूल के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मेरे सिर्फ HBr लिखा हुआ है तो आप जानते हो मार्कोनिफ रूल लगना है। बट नीचे आओगे तो HBr के साथ में एरो पे पेरोक्साइड लिखा है, तो HBr के साथ पेरोक्साइड लिखा हुआ है तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिफ रूल से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। आपको बताना है इसमें A प्रोडक्ट मेजर कौन सा है और इसमें आपको बताना है कि B प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ये पुअर है और ये क्या है, रिच है। जब आप एडिशन कर रहे हो तो रिच को हाइड्रोजन ही देना पड़ेगा। हाइड्रोजन इसी को दोगे, इसी को Br दोगे पाई बॉन्ड को ब्रेक करके। तो मार्कोनिफ रूल से आपका ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये क्या लगेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होने वाला है, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। और माइनर क्या होगा, जब आप इसको हाइड्रोजन, इसको आप Br दे देते हैं, ये आपका माइनर होगा। एंटी मार्कोनिफ रूल में मार्कोनिफ का उल्टा होता है, जो मार्कोनिफ से माइनर है अब एंटी मार्कोनिफ रूल से वो मेजर होने वाला है। इस केस में CH3CH2 Br, वहाँ पे वो माइनर था, ठीक है। इस केस में ये क्या होने वाला है, मेजर होने वाला है। इस केस में ये मेजर होने वाला और दूसरे वाला माइनर होने वाला, यही एंटी मार्कोनिफ रूल है। बट द पॉइंट इज कि HBr के साथ ही पेरोक्साइड लिखा होगा तो ही एंटी मार्कोनिफ रूल लगाना है। क्लियर हुआ? तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपका पेरोक्साइड ही है, पेरोक्साइड का फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिफ रूल के हिसाब से ये वाला प्रोडक्ट जो है आपको मेजर मिलने वाला है। क्लियर हुआ? चलिए अब एडिशन ऑफ वाटर भी आपको करनी है। तो नॉर्मल एडिशन ऑफ वाटर ये भी आपका मार्कोनिफ रूल से ही ऐड होगा। H और OH का एडिशन होता है। सपोज करो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, आपने वाटर का एडिशन करना है। यूजुअली हम मर्क्यूरी ले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो इस केस में वाटर इज अ सोर्स ऑफ H पॉजिटिव एंड OH माइनस। तो जैसे HBr का एडिशन करे थे, H पॉजिटिव और Br माइनस का एडिशन करे थे, तो इसमें भी आपको सेम चीज़ करनी है। ये दोनों ही इक्विवेलेंट है, सिमेट्रिकल एल्कीन है, किसी को भी H दे दो, किसी को भी OH दे दो पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद। तो ये CH3 CH2 इसको OH दे दो तो इथेनॉल आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट इफ आई हैव दिस पर्टिकुलर एल्कीन और इसमें मुझे वाटर का एडिशन करना है इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरेटेड आयन एंड एसिडिक मीडियम, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये रिच है, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल मार्कोनिफ रूल से एडिशन करना पड़ेगा। इसके पाई बॉन्ड्स ब्रेक करो, जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसको हाइड्रोजन दो और फिर दूसरे वाले को क्या देना है, दूसरे वाले को OH ग्रुप देना है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एल्कीन में इस तरीके से एडिशन देखने को मिलते हैं। जब हम बात करते हैं एल्काइंस में भी ये एडिशन देखने को मिलती है। किस तरीके से एल्काइंस में एडिशन होगा, ध्यान से देखो। HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, आपने यहाँ पे वाटर की एडिशन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी +2 एंड H पॉजिटिव।
तो इसका पाई बॉन्ड आपने जब पहला पाई बॉन्ड ब्रेक करा तो इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट बना। इसको आपको क्या देना पड़ेगा, इसको हाइड्रोजन दे दो, इसको OH दे दो, बात एक ही है। अब दूसरा पाई बॉन्ड भी ब्रेक करोगे तो अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये रिच है, और इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, ये पुअर है। तो दूसरा जब आप वाटर ऐड करोगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना और इसको जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है उसको हाइड्रोजन दे दो, तो ये CH3 बन जाएगा, ये CH2, ये CH है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके पास जाएगा। रिमेंबर, एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमेशा अनस्टेबल होते हैं। एक कार्बन के ऊपर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं आ सकता। अगर आता है तो उस केस में आपको वाटर निकालना पड़ता है, तो H2O निकाल देना। तो इस केस में आपका वाटर निकलेगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो CH3 CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एल्काइंस में जब हाइड्रोजनेशन करते हो तो आपका इस तरीके से कीटोन या फिर एल्डिहाइड मिलता है। क्लियर हुआ? तो आप ये चीज़ ऐसे करके दिखा सकते हो। बाकी ये टॉटोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आइसोमेरिज्म रिएक्शन में इस तरीके से इधर बॉन्ड क्लीव करो, CH2- को H पॉजिटिव दे दो, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बाकी आप वैसे भी कर सकते हो। चले आगे, चलिए। सो यहाँ पे भी आप केमिकल रिएक्शन एक बार देख ही लो, ये वाली NCERT में गिवन है तो हम देख लेते हैं। सो इफ आई हैव CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हाइड्रोजन देना पड़ेगा क्योंकि ये रिच है, वाटर का एडिशन कर रहे हो। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक करो तो CH3C डबल बॉन्ड C, ये CH2 का CH का CH2 बन जाएगा, ये OH है। फिर से एक पाई बॉन्ड ब्रेक करो, अभी भी ये रिच है, इसको हाइड्रोजन दे देना, तो ये CH3C, इसके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरीके से बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा। अब एक कार्बन पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनस्टेबल है, वाटर मॉलिक्यूल H2O निकाल दो, कार्बन और डबल बॉन्ड बना देना, तो ये आपका एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इथाइन में या एल्काइन में अगर आप वाटर का एडिशन करते हो तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ? बाकी अगर एल्कीन में करते हो तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? इसके बाद आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। आपका 2 तरीके की पॉलीमराइजेशन होते हैं। सबसे पहले हम लीनियर पॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर मेरे पास नॉर्मल एल्कीन है तो ऑब्वियसली बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे एल्कीन में, तो इनका ना लीनियर पॉलीमराइजेशन हो जाता है। किस तरीके से होता है हम पॉलीमर चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ये पाई बॉन्ड ना इधर शिफ्ट होके इन कार्बन को कनेक्ट कर लेता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होके इस कार्बन को कनेक्ट कर लेता है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ये पाई बॉन्ड आगे और पीछे से भी आने वाला पाई बॉन्ड, इस तरीके से आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। ध्यान से देखो, ये आपका CH2 अभी पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो ये CH2 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये पाई बॉन्ड जो था इधर सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, होल्डिंग द अनदर CH2 यूनिट। ठीक है, ये पाई बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, होल्डिंग द अनदर CH2 यूनिट टुगेदर, एंड इसका जो पाई बॉन्ड है आगे इस तरीके से ये पॉलीमराइज कर जाता है। तो इथीन के जब n नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइन करते हैं तो पॉलीमराइजेशन करके पॉलीइथीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इथीन में या एल्कीन में पॉलीमराइजेशन है। ऐसे ही आप देख लो, ये इथीन है, n टाइम्स पॉलीमराइज करता है हाई टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो पॉलीथीन बनता है। ऐसे ही पॉलीप्रोपीन का जब आप पॉलीमराइजेशन देखोगे तो ये आपका ये प्रोपीन है ना, ये पहला मॉलिक्यूल प्रोपीन का, ऐसे ही ये दूसरा मॉलिक्यूल प्रोपीन का। बट रिमेंबर, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसको आपको होल्ड करके रखना है। ठीक है, ऐसे ये देखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड ये वाला आपको होल्ड करके देखना है और इस तरीके से आपका आगे चलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, ये पाई बॉन्ड इधर फॉर्म करेगा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इधर फॉर्म करेगा, ये पाई बॉन्ड आगे आएगा और पीछे से भी कोई कार्बन इस तरीके से बॉन्ड बना रहा होगा। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन क्या होगा, CH ये सिंगल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे CH3, इसका जो पाई बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, होल्डिंग द अनदर प्रोपीन यूनिट CH, हाँ CH CH2 CH3। ठीक है ना, इसके बाद ये पाई बॉन्ड इधर और ये वाला तीसरा मॉलिक्यूल, इस तरीके से आप यहाँ पे पॉलीप्रोपीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। प्रोपीन से मिलने वाला पॉलीमर पॉलीप्रोपीन बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप इथाइन में भी आप पॉलीमराइजेशन शो कर सकते हैं। ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल एंड आगे कंटिन्यू होता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो HC डबल बॉन्ड C H ये सिंगल बॉन्ड होल्डिंग अनदर कार्बन मॉलिक्यूल, इस तरीके से आपका आगे पॉलीथाइन बन जाता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर।
ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया लीनियर पॉलीमराइजेशन, जहाँ पे आपकी सिंगल लीनियर चेन जा रही है, सिंगल लीनियर चेन जा रही है। बट सम टाइम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी देखने को मिलते हैं और यही आपकी प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन में भी हम देखेंगे। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका इथाइन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होते हैं, तो वहाँ पे बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से होके 3 इथाइन मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अरेंज होते हैं, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता है जो इस दोनों मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर रहा है, इसका पाई बॉन्ड यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, इसका पाई बॉन्ड इधर सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, और ये आपका रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में होता है 873 केल्विन में। तो आपका इस तरीके से बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन में भी आप देखोगे, यही प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन है। अब बेंजीन वाला पोर्शन हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। एल्कीन्स एल्काइंस खत्म हो गया, केमिकल रिएक्शन हमने पूरी खत्म कर लिया। अब प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजीन, दिस इज द लास्ट पोर्शन जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा इथाइन के जब 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो यहाँ पे आपका बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होते हैं, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इसके अलावा अगर हम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेंगे तो ये भी आपने देख लिया कि यहाँ से Na2CO3 बाहर निकल जाता है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन इसके पास मिलके बेंजीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन आपने देख ली, तो ये भी यहाँ से भी आप बेंजीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थर्ड अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, फिनॉल की रिडक्शन होती है। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो इस केस में फिनॉल में अगर आप जिंक डालते हैं तो जिंक ऑक्सीजन को ले जाता है, ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन रिएक्शन है, तो यहाँ पे आपका जिंक ऑक्साइड अलग से निकल जाता है, हाइड्रोजन बेंजीन के कार्बन के साथ अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे बेंजीन आपको मिल जाता है। तो ये सारी आपकी क्या है, ये प्रिपरेशन मेथड, 3 प्रिपरेशन मेथड आपकी बेंजीन की। नाउ कमिंग टू द केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेंजीन की केमिकल रिएक्शन। सो बेंजीन की अगर हम बात करें या फिर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हमें जनरली रिप्रेजेंट करना होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, अगर हमें एक जनरल केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना होता है तो किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो आपके पास सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है ना। इन दोनों को आप एक सॉल्वेंट में डालते हैं, कोई भी प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन आपको रिक्वायर्ड होते तो उसको आप एरो पे लिख देते हैं और फाइनली आपका प्रोडक्ट बनता है। तो एक केमिकल रिएक्शन किस तरीके से आपकी हो रही होगी, ये केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हो रही होगी। तो देखो होता कुछ ऐसे है कि आपका जो सबस्ट्रेट होता है और रिएजेंट होता है, सबसे पहले वो आपस में आके अट्रैक्ट करते हैं, दोनों आपस में आएंगे, कोलाइड करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होती है उससे पुराने बॉन्ड ब्रेक करते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म करते हैं और फाइनली वहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मेरे पास A और B है, ये मेरा सबस्ट्रेट है और यहाँ पे C है। तो सबसे पहले ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट इनके बीच में थोड़ी सी अट्रैक्शन होगी, जैसे ही अट्रैक्शन होगी तो फटाफट से कुछ समय बाद इनके अंदर कोलिजन हो जाएगी। कोलिजन होने से एनर्जी रिलीज होगी, जो ओल्ड बॉन्ड है A और B का वो ब्रेक करेगा और नया बॉन्ड जो है B और C के बीच में फॉर्म करेगा। ये प्रोसेस, ये चीज़, इसे हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, जहाँ वो वाली स्टेट जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं, इस ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और फाइनली ये बॉन्ड पूरा ब्रेक कर जाएगा, A सेपरेट आउट हो जाएगा और B और C एज अ नया प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो जो मेन प्रोसेस है, सबसे पहले अट्रैक्शन होना चाहिए, किसके बीच में, अट्रैक्शन होना चाहिए सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बीच में। अगर अट्रैक्शन होना चाहिए तो दोनों क्या होने चाहिए, ऑपोजिट नेचर के होने चाहिए। सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या होने चाहिए, ऑपोजिट नेचर के होने चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट नेचर वाले स्पीसीज ही तो अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सबस्ट्रेट 2 तरीके के हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट हो सकता है और आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट की बात करते हैं, स्पेसिफिकली बेंजीन आपका इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट होता है। इनके पास पाई बॉन्ड्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, पाई बॉन्ड्स होते हैं। जैसे आप बेंजीन की बात कर सकते हो, उसमें पाई बॉन्ड्स है। एल्कीन्स की बात कर सकते हो, एल्काइंस की बात कर सकते हो, ये सारे क्या इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट होते हैं, है ना। इसकी हम बात कर सकते हैं, एक बार इसको नोट करिए, फटाफट से आगे चलते हैं। ओके, तो बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट की। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट में आपके वो वाले सबस्ट्रेट्स आते हैं जिनके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जांपल हैलोएल्कीन्स, हैलोएल्कीन को अगर आप देखोगे, क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लेके आता है या फिर उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबस्ट्रेट होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट में पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्पीसीज होते हैं। अपनी केमिकल रिएक्शन हम किसकी देख रहे हैं, बेंजीन की देख रहे हैं। अगर आप बेंजीन को बोलोगे तो क्या बोलोगे, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है।
ये अट्रैक्शन किससे दिखाएगा? ऑपोजिट नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट के साथ अट्रैक्शन दिखाने वाला है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट को हम स्पेशल नाम देते हैं और उन रिएजेंट्स का नाम होता है इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। और जिन भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस बोली जाती है। वो केमिकल रिएक्शन कौन सी बोली जाती है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस देखी जाती है। तो बेंजीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाएगा। दो तरीके के रिएजेंट्स होते हैं, जैसे दो तरीके के सबस्ट्रेट्स होते हैं, रिएजेंट्स भी दो तरीके के होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। तो जितने भी आप अभी केमिकल रिएक्शन देखेंगे बेंजीन में, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट को जनरेट करेंगे और फिर बेंजीन के ऊपर अटैक करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक बेसिकली आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सबस्ट्रेट बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करें तो आपकी केमिकल रिएक्शन जो बेंजीन दिखाता है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो बेंजीन के आगे आप ये लिख सकते हो, बेंजीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है आपका, ध्यान से देखो। बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन अपना एक हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल लगा लेता है। तो बेंजीन ने हाइड्रोजन हटाया और इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करा, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जनरेट आपका दिखाता है। और कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन दिखाएगा, इसमें नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट, एल्काइलेशन, असाइलेशन रिएक्शन हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन हम बेंजीन की देख रहे हैं दैट इज योर नाइट्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होता है दैट इज समथिंग विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बेसिकली रिएजेंट, दैट इज NO2 पॉजिटिव आपका यहाँ पे जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल। और ये यहाँ पे जनरेट कैसे होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर आप लेते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अगर आप लेते हैं तो ये सारे आपके क्या है, यहाँ पे इन दोनों के मिक्सचर की वजह से NO2 पॉजिटिव जनरेट हो जाता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। किस तरीके से होता है तो ध्यान से देखो, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड दैन HNO3, है ना। तो ऑब्वियसली HNO3 की प्रेजेंस में H2SO4 एक स्ट्रॉन्गर एसिड है तो वो H पॉजिटिव रिलीज कर देता है और HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो H पॉजिटिव H2SO4 ने रिलीज करा है वो HNO3 एक्सेप्ट करता है। HNO3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस तरीके से HNO3 का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से HNO3 का स्ट्रक्चर होता है। जो H2SO4 से निकलता हुआ H पॉजिटिव वो ये एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर ये लीव कर देता है। तो इस तरीके से NO2 पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। NO2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है वो क्या करेगा, इस बेंजीन के हाइड्रोजन को हटा के अपने आप NO2 ग्रुप यहाँ पे लग जाता है और इस तरीके से नाइट्रोबेंजीन की प्रिपरेशन हो जाती है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन इसे बोलते हैं। इसके बाद आपकी हैलोजिनेशन रिएक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। हैलोजिनेशन रिएक्शन में आप हैलोजन लेते हैं Cl2 या X2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अब एनहाइड्रस AlCl3 बहुत जगह ऐसा कैटलिस्ट यूज हो रहा है केमिकल रिएक्शन में। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में भी देखोगे तो एनहाइड्रस AlCl3 का यूज करा गया है। अब एनहाइड्रस AlCl3 की अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के पास 3 Cls है। 3 Cl बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड्स मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो AlCl3 एक Cl माइनस की और बेसिकली एक Cl माइनस को और एक्सेप्ट करना चाहता है सो दैट उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो Cl2 क्या करता है, Cl2 अपना बॉन्ड इस तरीके से क्लीव करता है, यहाँ से Cl पॉजिटिव बनता है और Cl माइनस जो है वो AlCl3 के साथ मिलके आपका AlCl4 माइनस बना देता है। और जो AlCl4 माइनस आपका बना ये ज़्यादा अब स्टेबल है क्योंकि अब एल्यूमिनियम के पास 4 बॉन्ड्स है, हर एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होते हैं। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो AlCl4 माइनस स्टेबल हो गया। बट जो Cl पॉजिटिव बना ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, हाइड्रोजन हटा के यहाँ से उसकी जगह Cl लग जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे क्लोरीन ऐड हुआ है तो इसे हम हैलोजिनेशन या क्लोरीनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें सल्फोनेशन रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ SO3। H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ SO3 को आप कंबाइनली H2SO3 H2H2
O7 भी लिख सकते हैं, इसे हम ओलियम भी बोलते हैं। तो ओलियम लिखा हो तो आपको सल्फोनेशन रिएक्शन ही करवानी है। अब ये रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ये H पॉजिटिव और HSO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में H पॉजिटिव रिलीज करता है। अब SO3 की अगर हम बात करें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अपना लोन पेयर देके H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होते हैं, पाई बॉन्ड इस तरीके से क्लीव करता है और आपका S के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड हो और ये OH बन जाता है। दिस इज योर इलेक्ट्रोफाइल SO3H, आप इसे बोल सकते हो, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह SO3H जाके लग जाता है, सल्फोनेशन रिएक्शन। इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ये वाली होती है, यहाँ पे CH3Cl है, बिल्कुल सेम स्टोरी है, AlCl3 Cl4 माइनस बनाना चाहेगा, ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा, तो ये Cl माइनस को रिलीज कर देता है, यहाँ पे CH3 पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है और आपका AlCl4 माइनस बन जाता है, जो वापस से H पॉजिटिव के साथ मिलके AlCl3 और HCl रिलीज कर देता है। तो CH3 पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएगा, उसकी जगह CH3 लग जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनाओगे, C2H5Cl है, C2H5Cl को अगर आप एनहाइड्रस AlCl3 में डाल रहे हैं तो यहाँ पे C2H5 पॉजिटिव आपका बन जाता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, AlCl4 माइनस बना और यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इस हाइड्रोजन की जगह इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे C2H5 लगा देना, इथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन भी होती है, जहाँ पे आप CH3CO पॉजिटिव ये वाला इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हो। तो ये किस तरीके से जनरेट कर सकते हो, तो CH3COCl में अगर आपने एनहाइड्रस AlCl3 डाला, अगेन ये वाला एनहाइड्रस AlCl3 Cl माइनस लेके जाएगा और यहाँ से आपको CH3CO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ये C जो है इसकी जगह लग जाएगा, COCH3 एसिडोफिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी आप यहाँ पे AlCl3 में डाल के CH3CO पॉजिटिव एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकते हो और यहाँ पे आपका एसिडोफिनॉल बन सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप क्लोरिनेशन, जैसे हमने यहाँ पे क्लोरिनेशन करा ना, तो एक ही Cl एटम यहाँ पे लगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैम सारे हाइड्रोजन्स को हटा के सारे Cl क्यों नहीं लग रहे, तो आंसर इज यहाँ पे आपने लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्लोरीन डाला है, बट यहीं पे अगर आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्लोरीन डालते हो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ज़्यादा मोल्स ऑफ Cl2 डालते हो, तो सारे ही हाइड्रोजन्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं और आपका इस तरीके से हेक्साक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन भी हो सकता है। बट द पॉइंट इज यहाँ पे आप ज़्यादा एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो ही आपका ये बनेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन खत्म हो गई है, पूरा चैप्टर आपका वाइंड अप हमने कर लिया है। देखो कितना मज़ा आया है ना, आया ना मज़ा। और यहाँ पे मैं क्विक रिविजन करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने एल्कीन्स के बारे में डिस्कशन करा। एल्कीन्स की आप इसे वन शॉट में भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, एक ही बारे में आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ, उसको आप आराम से कर लेना। सबसे पहले हमने एल्केन्स की प्रिपरेशन करी है ना, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स हमने करा, जहाँ पे आपने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने क्या करा, क्विक रिविजन है आपका, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करा, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन प्रोसेस करा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट, है ना, ये करा था, एल्केन मिला था। इसके बाद एल्काइल हैलाइड में आपने एल्केन्स की प्रिपरेशन करी। पहले तो आपने नॉर्मल रिडक्शन प्रोसेस करा, रिडक्शन मतलब H2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H पॉजिटिव, तो आपको वहाँ से Cl हटा के H लगाना था। और दूसरी आपने यहाँ पे वुड्स रिएक्शन भी हमने देखी, वुड्स रिएक्शन भी देखी। इसके बाद आपने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपका यहाँ पे हमने डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करी। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर आपने NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और हीट करा, एक तो इससे करा और दूसरा इसमें कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड करी, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड करी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने करी। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस हमने करी, एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस करी। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स में अगर हम बात करें तो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे करी है। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। सब्स्टिट्यूशन के बाद ऑक्सीडेशन करी, ऑक्सीडेशन में भी 3 थी, कौन कौन सी थी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पार्शियल या फिर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जिसमें कार्बन पार्टिकल बन रहा था, ठीक है, तो इनकम्प्लीट बोल सकते हो या पार्शियल बोल सकते हो, और एक कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जिसमें 3-4 आपके मोलिब्डेनम ऑक्साइड वगैरह के साथ आपने रिएक्शंस की।
केमिकल रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन में कंबस्शन रिएक्शन आपने कंप्लीटली देखी, और इसी तरीके से और भी आपने रिएक्शन हैलोजिनेशन वगैरह हमने देखी थी। इसके बाद एल्काइंस हमने पढ़ा, एल्काइंस और एल्कीन्स की प्रिपरेशन मेथड करी। एल्कीन्स की जो प्रिपरेशन मेथड है, यहाँ पे हमने एल्कीन्स से एल्काइंस में दो तरीके के रिएजेंट्स डाले, एक लिनलाज कैटलिस्ट जिसमें आप पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल और फिर हाइड्रोजन का एडिशन करते हो तो यहाँ पे सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और इसके बाद आपने बर्च रिड्यूसिंग एजेंट डाला, बर्च रिड्यूसिंग एजेंट में आपने सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया से ट्रांस एल्कीन की फॉर्मेशन करी, यही करा था। इसके बाद एल्काइल हैलाइड से भी हमने प्रिपरेशन करी। एल्काइल हैलाइड में आपने अल्कोहलिक KOH डाल के आपने प्रिपरेशन करी। अपार्ट फ्रॉम दैट अल्कोहल में भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन से आपने प्रिपरेशन करी। इन्हीं रिएक्शंस में हमने ZCF रूल के बारे में पढ़ा, इन्हीं एलिमिनेशन रिएक्शन में ZCF रूल, बीटा एलिमिनेशन में ZCF रूल के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एल्काइंस में, तो हमने कैल्शियम कार्बाइड को बनाया और उससे आपकी प्रिपरेशन करी है, क्लियर हुआ। इसके बाद केमिकल रिएक्शन में हमने बहुत सारी चीज़ें करी है। दोनों के केमिकल रिएक्शंस में हमने हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन करा, हालोजिनेशन मतलब हालोजन का एडिशन करा। इसी में आपने टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन पढ़ा था, ब्रोमीन के साथ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन पढ़ा था। हाइड्रोहालोजिनेशन प्रोसेस करा, हाइड्रोहालोजिनेशन प्रोसेस हमने यहाँ पे करा, और हाइड्रोहालोजिनेशन प्रोसेस के अंदर ही हमने मार्कोनिफ रूल रिच बिकम्स रिचर वाला कंसेप्ट पढ़ा था, यही पढ़ा था। और एक हाइड्रेशन रिएक्शन थी मर्करी इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमने सारी केमिकल रिएक्शन करी। इसके बाद हमने बेंजीन की प्रिपरेशन देखी। एक तो अच्छा, इसमें आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन वगैरह सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करके, इथाइन की साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करके आपने बेंजीन का फॉर्मेशन करा, फिनॉल का रिडक्शन करा जिंक के साथ, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करी सोडियम बेंजोएट की। तो वहाँ से 3 प्रिपरेशन मेथड हमने बेंजीन की देखी। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने सारी बेंजीन की देखी, जिसमें नाइट्रेशन, सल्फोरेशन, क्लोरीनेशन, फ्रीडोग्राफ, एल्काइलेशन, असाइलेशन, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर ली। तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर आपका वाइंड अप कर दिया। और पर्पस भी यही था कि आप देखो, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया मुझे एक एक पॉइंट अब याद हो गया है। जब आप अपने आप में इसी तरीके से प्रिपेयर करते हो, जब आप बार बार लेक्चर्स को देखते हो, बार बार रिवाइज करते हो, ये आपको सारे पॉइंट्स माइंड में रह जाएंगे। इस तरीके से आप 1 पेज शॉर्ट नोट बना सकते हो अपना। 1 पेज शॉर्ट नोट आपने यहाँ पे एल्केन्स के बारे में लिख लिया, इसके पीछे एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में लिख लो, और एक और पन्ना ले लो जिसमें बेंजीन के बारे में लिख लो। इस तरीके से आप अपने पूरे चैप्टर को 1 पेज शॉर्ट नोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो आपके एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जैसे अगर आप टर्म 2 का एग्जाम देने जा रहे हो और बहुत सारे चैप्टर्स आपको लग रहा है कि मुझे रिवाइज करने हैं, अगर आपके पास ये 1 पेज शॉर्ट नोट होंगे ना, तो इस तरीके से आपको हेल्पफुल रहेगा, सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी, क्लियर है। बस मेहनत करनी पड़ती है, बार बार पढ़ना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें आपकी हो ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे विशिंग यू ऑल द बेस्ट। हमने आपका फाइनली एक चैप्टर हाइड्रोकार्बन खत्म कर लिया है। जल्दी से हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करने वाले हैं। टिल देन आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। आई विल रीड दैट आउट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट टाइम।